बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. आज का जो हमारा वेबिनार है ये एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में है. Like this is first time I'm going to deliver such a webinar. तो इससे पहले कि हम कन्वेंशनली अपने डिस्कशन को स्टार्ट करें, I would like to officially welcome all of you to this webinar on the behalf of topgrade.pk. So ये हमारा आज का टॉपिक है. Alright. So this is our today's topic. आज हम बात करेंगे about the final instructions to attempt ECAT 2020 paper for higher scoring. आज मैं आपको वो तमाम तर हिदायत दूंगा जिनकी मदद से आप ECAT 2020 में इंशाल्लाह जो भी आपकी तैयारी है उसकी मदद से आप हायर स्कोर ले सकेंगे. मेरा मानना ये है कि अगर दो स्टूडेंट्स हों और दोनों की प्रिपरेशन एक जैसी हो, सिर्फ एग्जाम रूम में बैठे बैठे वो अप्रोचेस डिफरेंट अडॉप्ट कर लें, सिर्फ एग्जाम रूम में बैठे बैठे अप्रोचेस डिफरेंट अडॉप्ट कर लें तो उनके स्कोर में रिमार्केबल डिफरेंस आ जाता है. सो यहाँ पे एक और अहम बात ये है कि एग्जाम से पहले किसी भी स्टूडेंट का कमाल इस बात के अंदर होता है कि कितने अच्छे तरीके से आप एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आपको पेश आने वाले हैं आप उनको एंटिसिपेट करते हैं एंड देन यू प्रिपेयर फॉर दोज प्रॉब्लम्स. लेकिन जब आप एक दफा एग्जाम रूम में जाके बैठ जाते हैं तो अब आपका कमाल इस बात के अंदर है कि जो भी आपके पास नॉलेज है और जो भी आपकी स्किल्स हैं उनको बुरोकार लाते हुए, उनको इस्तेमाल करते हुए आपने मैक्सिमल स्कोर के लिए फाइट करनी है. अब एग्जाम रूम में बैठ के ये सोचना कि काश मैंने ये पढ़ लिया होता या इस चीज को भी मैं देख लेता वगैरह वगैरह, तो अगर एग्जाम रूम में बैठ के अगर आप ये सोचेंगे तो इट्स नॉट गोना वर्क, राइट. सो ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा. सो बहरहाल ये आपके सामने हमारी आज की डिस्कशन की बिग पिक्चर है. आज सबसे पहले मैं जस्ट विद इन 1-2 मिनट्स आपको ECAT पंजाब का जो फॉर्मेट है 2020 का वो बताऊंगा और उसके बाद फिर टेस्ट एंजाइटी जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस है आपका स्कोर कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए, लाइक स्पेशली फॉर द एंट्री टेस्ट. तो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा जिनकी मदद से आप टेस्ट एंजाइटी को ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो टेस्ट एंजाइटी है ये आपके स्कोर को डैमेज करती है, राइट. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. और उसके बाद फिर अप्रोचेस फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट, कि किस तरह से आप एग्जाम रूम में बैठे बैठे अपना टाइम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द हायर स्कोरिंग. हम इस पे बात करेंगे. और उसके बाद विल टॉक अबाउट द अप्रोचेस फॉर बेटर MCQ सॉल्विंग, कि बेहतर तरीके से MCQs को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने कौन कौन सी अप्रोचेस अडॉप्ट करनी है, हम इस पे भी बात करेंगे. एंड देन लास्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द टिप्स फॉर मेकिंग एन एजुकेटेड गेस. मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कभी एग्जाम में बैठे बैठे आपको गेस लगाना पड़ता है किसी MCQ के लिए, तो आप किस तरीके से या किन लाइंस के ऊपर अमल करते हुए आप एजुकेटेड गेस लगा के अपने स्कोर के इंक्रीज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ा सकते हैं, राइट. सो ये हमारी आज की डिस्कशन की बिग पिक्चर है. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फॉर्मेट ऑफ द ECAT पंजाब. तो सीन है जो ECAT पंजाब है, इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं दैट इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश. इसमें मैथमेटिक्स में से या इवन बायोलॉजी का मैंने सब्जेक्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं ECAT और वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं. तो ऑफ कोर्स उनके लिए मैंने यहाँ पे बायोलॉजी मेंशन किया हुआ है. तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से 30 MCQs पूछे जाएंगे, फिर फिजिक्स में से 30 और केमिस्ट्री या कंप्यूटर में से 30 MCQs पूछे जाएंगे और इंग्लिश में से जस्ट 10 MCQs पूछे जाएंगे. और ये जो 10 MCQs होंगे ऑफ कोर्स ये कंप्रीहेंशन पैसेजेस होंगे. यहाँ पे एक अहम बात ये है
कि जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं ये ई कैट में क्वाइट चैलेंजिंग होते हैं, राइट। सो ये जो एग्जाम के ट्रेंड्स हैं इनको मैं सेवरल ईयर से इनको मैं देख रहा हूँ, लाइक 2005 से ऑनवर्ड्स खास तौर पे ई कैट के एग्जाम ट्रेंड्स को मैंने ओवरऑल देखा है। तो इसमें लाइक इनिशियली ई कैट बहुत मुश्किल होता था और उसके बाद दरमियान में कुछ साल ऐसे आए जिसमें ई कैट क्वाइट इजी आना शुरू हो गया, राइट। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली अभी रिसेंट चंद सालों से लाइक यू कैन से लाइक फॉर 4-5 इयर्स जो डिफिकल्टी लेवल है उन्होंने इसका रेस किया और उसमें से भी खास तौर पे ई कैट में जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं इनके डिफिकल्टी लेवल को उन्होंने रेस किया, राइट। तो इसीलिए देयर वाज अ टाइम जब स्टूडेंट्स जो हैं लाइक वो इवन फुल मार्क्स भी ले लेते थे ई कैट के अंदर, लेकिन अब फुल मार्क्स लेना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। सो इवन जो टॉप स्कोर्स हैं वो लाइक उसमें भी 400 में से लाइक यू कैन सी 350 360 लाइक फुल स्कोर्स के पास जाना खासा मुश्किल होगा। रीजन बीइंग कि जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं ये क्वाइट चैलेंजिंग है। बहरहाल आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि यू शुड बी हैविंग एन आइडिया कि ये आपके लिए जो दो सब्जेक्ट्स होंगे ऑन द एग्जाम ये रिलेटिवली चैलेंजिंग होंगे और इनके लिए आपके पास कोई ना कोई स्पेशल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब जो टोटल मार्क्स होंगे ई कैट के दे वुड बी 400 मार्क्स। 4 मार्क्स होंगे अगर आप एक सवाल सही अटेम्प्ट करते हैं, अगर आप एक सवाल गलत अटेम्प्ट करते हैं तो एक नंबर आपका कट जाएगा, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ेंगे, आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो आपको उसके 0 मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो टोटल में से क्योंकि उसके अपने 4 मार्क्स थे तो टोटल में से 4 नंबर जो माइनस हो जाएंगे अगर आप एक सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, और टोटल में से 5 नंबर माइनस होंगे अगर आप एक सवाल को गलत अटेम्प्ट करेंगे एंड सो ऑन। उसके बाद फिर टाइम अलाउड इसके लिए 100 मिनट्स होता है, 1 मिनट पर क्वेश्चन। सिलेबस इज सिंपली एफएससी और ए लेवल की बुक्स में से ही ई कैट का पेपर आता है और ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, राइट। सो जो ई कैट का पेपर है इस साल ये कंप्यूटर बेस्ड है, अब से पहले कभी भी ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं आया, राइट। नस्ट ने कई साल पहले कंप्यूटर बेस्ड पेपर लेना शुरू कर दिया था, लेकिन जो यूईटी है ये फर्स्ट टाइम, वो भी खास तौर पे कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से इन्होंने अब शिफ्ट किया है अपना जो टेस्टिंग मैकेनिज्म है टू द कंप्यूटर बेस्ड फ्रॉम द पेपर बेस्ड, राइट। सो जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रिलक्टेंट होते हैं, वो हैबिचुअल होते हैं टू प्ले विद द पेपर्स, राइट। तो कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर है लाइक इसके लिए इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए आपने यूजर इंटरफेस को अंडरस्टैंड करना है। जस्ट इमेजिन कि अगर आपने इसके यूजर इंटरफेस को अंडरस्टैंड नहीं किया हो या कंप्यूटर में जो स्क्रीन्स हैं जिनके ऊपर आपने अपने टेस्ट को अल्टीमेटली अटेम्प्ट करना है, अगर आपने अच्छे से उनको अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ तो उससे क्या होगा, उससे एग्जाम में आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपके पार्ट पे स्ट्रेस भी आएगी, राइट, ऑफ कोर्स आपका स्कोर भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूं ऑन एक्सप्लेनिंग यू द यूजर इंटरफेस, राइट, कि यूजर इंटरफेस की कुछ अहम बातें हैं, खासतौर पर उनको मैं हाईलाइट भी करना चाहता हूं। सो लेट मी शेयर विद यू द यूजर इंटरफेस सीन है। ये हमारे पास आ गया है जनाब इसका यूजर इंटरफेस इसका ई कैट का, राइट। इसमें आप लोगों का जो ये यूजर नेम और पासवर्ड है, यूजर नेम और पासवर्ड ये एडमिट कार्ड के ऊपर गिवन है, ऑफ कोर्स उसको यूज करते हुए आप अपने सिस्टम में लॉगिन होंगे। तो आप जो है वो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि उन्होंने दी हुई हैं इसमें, लाइक ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये प्रेजेंट है। इन इंस्ट्रक्शंस में से आप लोगों के कुछ इंस्ट्रक्शंस आपसे रेलेवेंट भी हैं, राइट। जैसे आपने शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपके होने ही नहीं है तो उनसे रिलेटेड भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ही रेलेवेंट है। बहरहाल इसके अंदर जो है ना ये दो अहम बातें ये आपके लिए आपको पता होनी बहुत जरूरी है। नंबर 1, आपने ब्राउजर विंडो को क्लोज नहीं करना, जो ब्राउजर विंडो है इसको आपने क्लोज नहीं करना। सो ब्राउजर विंडो को क्लोज करने का मतलब ये है कि यू आर कमिटिंग सुसाइड व्हाइल सिटिंग ऑन द एग्जाम, राइट। बस आपने अगर ब्राउजर विंडो ही क्लोज कर दी आपका एग्जाम हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर डू नॉट प्रेस ब्राउजर बैक बटन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इंस्टेड यूज द एग्जाम सॉफ्टवेयर नेविगेशन बटन। तो अब देखिए हम आम तौर पे जब जैसे गूगल क्रोम के अंदर हम किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं, हमने प्रीवियस साइट्स पे प्रीवियस पेजेस पे जाना होता है, हम ब्राउजर का बैक बटन प्रेस करते जाते हैं। तो ये हैबिट होती है बहुत सारे बच्चों की, उसी बटन के मदद से बैक के प्रीवियस पेज के ऊपर जाना। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आपने ब्राउजर का बैक बटन यूज नहीं करना, बल्कि आपने उनका जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर उन्होंने जो बटन दिए हुए हैं सिर्फ उन्हीं की मदद से आप लोगों ने नेविगेट करना है।
राइट। तो ये दो अहम तीन इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि गिवन हैं आपके इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद देखिए ये इस तरह की आपके पास स्क्रीन होनी है जिससे आपके आपके जो मेजर कह लें कि पेपर आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसमें जो बड़ी ऑब्वियस चीजें यहाँ पे टॉप पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जैसे ओवरऑल जो कोर्स कौन सा है, यूजर की डिटेल आ रही है, क्वेश्चन नंबर आ रहा है जैसे 1 ऑफ 26, टोटल कितने में से कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, मार्क्स इसके कितने हैं और टाइम कितना है इस क्वेश्चन का, स्टेटमेंट, उसके बाद ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे फिर टाइम कितना रह गया है और कब ये स्टार्ट हुआ था, दोनों चीजें आ रही हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का ये वाला जो आइकन है, इंस्ट्रक्शंस का आइकन आ रहा है, जब मर्जी आप यहाँ से इंस्ट्रक्शंस को ओपन कर सकते हैं। आप फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं इन बटन्स की मदद से, फ्रॉम हेयर एंड हेयर। इसके बाद फिर आप प्रीवियस और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं और अब ये सेव वाला जो ऑप्शन है अब इसको भी ऑफ कोर्स यूज करते हैं आफ्टर अटेम्प्टिंग ईच क्वेश्चन एंड सो ऑन, राइट। और इसमें देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये बॉटम पे ये क्वेश्चंस की समरी आ रही है, सारे के सारे क्वेश्चंस की समरी आ रही है। इसमें जॉन से भी क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे वो ग्रीन हो जाएंगे, राइट। जॉन से भी क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे वो ग्रीन हो जाएंगे। बहरहाल आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चले जाओगे और उसके बाद फिर अल्टीमेटली जो है वो आप क्या करोगे, फिनिश बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे बॉटम में, और जब आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया होगा फिर आपसे ये डूली पूछेगा जी आपने वाकई फिनिश करना चाहते हो, आपके अभी भी इतने सवाल पेंडिंग है तो क्या आप वाकई फिनिश करना चाहते हो। अगर आप यस पे प्रेस करेंगे तो आपका एग्जाम फिनिश होगा, अदरवाइज आप रिज्यूम भी कर सकते हो दोबारा। बहरहाल तो ये ग्रॉस सा एक ओवरव्यू थी इसकी यूजर इंटरफेस की। ये देखिए दोबारा फिर इसको मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें हम देखो कि ये जो नंबर 1 के साथ लेबल्ड है ये कोर्स की डिस्क्रिप्शन है अलॉन्ग विद द कोर्स कोड। नंबर 2 जो है ये स्टूडेंट आईडी और नेम है। नंबर 3 जो लेबल्ड है यहाँ पे ये करंट क्वेश्चन नंबर और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे 1 ऑफ 26 ये आ रहा है, और उसके बाद फिर मार्क्स जो है और बजटरी टाइम इस क्वेश्चन के लिए कितना है ये आ रहा है यहाँ, राइट। तो बजटरी टाइम से मुराद ये नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट पूरा होगा तो आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे, ऐसा नहीं है, राइट। तो बेसिकली ऑन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए टाइम है वो 1 मिनट है। उसके बाद आप देखें कि जो बॉटम है, बॉटम के अंदर भी जो बॉटम ऑफ द स्क्रीन है आपका टेस्ट की जो मेन स्क्रीन है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको टाइम गुजरना है उसी टेस्ट की स्क्रीन पे गुजरना है, इसीलिए इसमें थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो जो 1 के साथ लेबल्ड है ये जो टाइम कितना रह गया है और कब स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नंबर 2 के साथ जो लेबल्ड है ऑफ कोर्स वो इंस्ट्रक्शंस बटन है। नंबर 3 के साथ ये जो लेबल्ड बटन्स हैं इनमें आप लोग जो है वो जा सकते हैं ऑफ कोर्स आप फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। ये आपके दिमाग में बैठा लें, ये चीज बिल्कुल पेश कर लें कि जो सबसे लेफ्ट साइड पे ये जो बटन है यहाँ पे जो 3 के साथ लेबल्ड है ये है फर्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए। फिर ये जो नंबर 2 पे यहाँ पे लेबल्ड है ये है प्रीवियस क्वेश्चन पे जाने के लिए, दिस वन इज फॉर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये जो राइट साइड पे ये जो बटन है 3 लेवल के एक्सट्रीम राइट पे जो बटन है ये है लास्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए। और 4 पे जो क्वेश्चन है ये है सेव आंसर बटन के लिए। जब भी आप किसी एमसीक्यू सॉल्व करोगे इस पे क्लिक करके आप अपना आंसर जो है वो लॉक करोगे। उसके बाद फिर ये जो बार है पूरी की पूरी 1 2 3 4 इसके अंदर अटेम्प्टेड और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस का स्टेटस आ रहा है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन में आप देख रहे हो कि सारे के सारे व्हाइट हैं, इसका मतलब ये है कि सारे अनअटेम्प्टेड अभी तक। तो जैसे ही आप लोग इसको अटेम्प्ट करना शुरू करोगे क्वेश्चंस को तो मुतलका जो क्वेश्चंस है वो ग्रीन हो जाएंगे, और जो क्वेश्चंस आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए होंगे वो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो व्हाइट ही रहेंगे, ताकि बाद में आप उन क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्टली दोबारा क्लिक करके भी आ सकते हो, उनको दोबारा भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। उसके बाद फिर जो ओवरऑल यहाँ पे नंबर 6 पे कंडक्ट इंस्ट्रक्शन बटन है, और उसके बाद फिर ये फिनिश करने के लिए एग्जाम को फिनिश करने के लिए लिंक यहाँ पे बॉटम पे गिवन है जो कि नंबर 7 के साथ लेबल्ड है, राइट। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस में से खास तौर पे एक और अहम बात आपने याद रखनी है, डू नॉट फिनिश द एग्जाम until or unless you are sure that you have done the maximum according to your knowledge। ठीक है, जब तक आप चाहो आप वक्त से पहले भी एग्जाम को फिनिश कर सकते हो, लेकिन आपने तब तक फिनिश नहीं करना अपने एग्जाम को जब तक आप लोगों ने पूरा पेपर अपनी तरफ से तसल्ली से अटेम्प्ट ना कर लिया हो, ऑलराइट। उसके बाद फिर आप देखो इस स्क्रीन के ऊपर क्या है, यहाँ पे आपके पास ये स्टेटमेंट आ रही है, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जाइए ऑप्शंस आ रहे हैं डिफरेंट, ये 1 के साथ जो लेबल्ड हैं, राइट, ओके। इसमें देखिए कि आप लोगों ने क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर 1 के साथ जो लेबल्ड ऑप्शंस हैं आपने मुतलका जो ऑप्शन है उसका जो रेडियो बटन गिवन है आपने आंसर को चूज करना है। उसके बाद फिर एक्सट्रीम राइट में ये जो सेव बटन है 2 नंबर पे जो लेबल्ड है इसके जरिए आपने अपना आंसर लॉक करना है, राइट। और उसके बाद फिर ये इन बटन्स की मदद से आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी जा सकते हैं, सो ऑन।
राइट। सो वाले ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए स्क्रीन्स हैं, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। फिनिश करने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी गाइड कर दिया। जब आप फिनिश बटन पे क्लिक करोगे तो आपको दोबारा ये वार्निंग देगा कि आपके इतने क्वेश्चंस अभी तक अनअटेम्प्टेड हैं, क्या आप अभी भी फिनिश करना चाहते हो? तो आप चाहो तो आप ये जो नंबर 3 के साथ देखो लेबल्ड है, आप रिज्यूम भी कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो फिनिश करके लाइक आप यहाँ पे इसको ये जो चेक बॉक्स गिवन है इसको चूज करोगे, आई हैव रेड इट केयरफुली, आई स्टिल वांट टू फिनिश द टेस्ट, फिनिश के बटन पे क्लिक करोगे, आपका एग्जाम फिनिश हो जाएगा। राइट। तो ये है जी यूजर इंटरफेस। राइट, इस तरीके से आप लोग जो है उसको खत्म कर सकते हो पेपर को। और उसके बाद फिर ये एग्जाम का फीडबैक एंड पे एक फॉर्म है, छोटा सा सिंपल सा, आप इस फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हो अगर वो आपको ये शो करते हैं एग्जाम। मोस्ट लाइकली ये फर्स्ट टाइम है तो आपसे फीडबैक वो जरूर लेंगे। ऑलराइट, सो ये मैंने आपको यूजर इंटरफेस बता दिया। अब ये इसमें एक दो बातें और भी अहम है, वो ये है कि आपको वहां पे रफ पेपर्स आपके पास भी अवेलेबल होंगे। सो जो रफ वर्क आप लोगों ने करना होगा वो रफ पेपर के ऊपर आपने करना है। सो कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जो रफ वर्क आप लोग करोगे वो आपके पास पेपर होगा, उसके ऊपर आप कर सकते हो। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो हम रफ वर्क हम कहां पे और कैसे करेंगे। ऑलराइट, सो ये हमने पूरा का पूरा जो ई कैट पंजाब का फॉर्मेट था हमने इसको इन डेप्थ अंडरस्टैंड कर लिया। राइट, सो एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने कितने क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स, कितना टाइम पर क्वेश्चन, कितना टाइम, और यूजर इंटरफेस कैसा है, सिलेबस कौन सा है, इन सारी चीजों को हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं ऑन द इंस्ट्रक्शंस फॉर कंबैटिंग टेस्ट एंजाइटी। अब टेस्ट एंजाइटी से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि टेस्ट एंजाइटी जो है ये बहुत ही कॉमन किलर है। राइट, ये मोस्ट कॉमन रीजन है, या एटलीस्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन है आपके एग्जाम के स्कोर को डैमेज करने के हवाले से। सो आप लोगों ने किस तरह से इसको ओवरकम करना है इसके ऊपर मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देने लगा हूं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है जी आपके सामने, सेट योर टेस्ट किट द नाइट बिफोर। राइट, and you should carry all the materials which are supposed to take to your exam, right? जैसे which you are supposed to take to your exam, जैसे एडमिट कार्ड है, रिस्ट वॉच है, पेन या पेंसिल है, चॉकलेट्स वगैरह। राइट, सो आप लोगों ने देखिए जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे प्रीवियस डे आप लोग क्या करेंगे, आप अपनी टेस्ट किट को सेट करेंगे। ठीक है, सो जाए कि आप सुबह उठें और सुबह उठ के आप आपने अपनी मदर से कह रहे हो जी मैंने आपको एडमिट कार्ड पकड़ाया था तो वो किधर है, तो वो आपकी मदर के वो तो मैंने संभाल दिया था कहीं पे, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा संभाल दिया उन्होंने, अब आपके जाते वक्त आपको मिल नहीं रहा, तो ऑफ कोर्स देयर वुड बी प्रॉब्लम फॉर यू। सो अगर सुबह के टाइम पे आपको थोड़ी सी दौड़ लगानी पड़ गई बिला वजह, तो आपकी जो बॉडी है ओवरऑल स्ट्रेस में आ जाएगी। इस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने प्रीवियस नाइट एग्जाम से पहले वाली जो रात होगी आपने तसल्ली से अपनी पूरी किट सेट कर लेनी। तो आपने अपना एडमिट कार्ड, रिस्ट वॉच, वैसे तो वहां पे टाइमर गिवन है लेकिन स्टिल आप हैबिचुअल भी होते हैं अपनी वॉच को देखने के लिए, और ऑफ कोर्स एग्जाम रूम में पहुंचना वगैरह इन चीजों के लिए अगेन वॉच आपको जरूरत होगी। मोबाइल फोन तो आपको कैरी नहीं करने देंगे वो, तो रिस्ट वॉच अपने साथ जरूर लेके जाएं। उसके बाद फिर पेन या पेंसिल जो है ये आप साथ लेके जाएं रफ वर्क के लिए। और चॉकलेट्स भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक दो चॉकलेट्स भी साथ जरूर रख लें, क्योंकि अगर एग्जाम रूम में बैठे थोड़ा आपका ब्रेन स्लो होता है या आपको थोड़ी सी हंगर फील होती है तो चॉकलेट जो है इट विल गिव यू क्विक एनर्जी। तो ब्रेन की वर्किंग के लिए आप कह लो कि अच्छा ग्लूकोज लेवल ब्लड में होना चाहिए। तो अगर आप से ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, राइट, या आपने बहुत कम ब्रेकफास्ट किया है, एग्जाम रूम में बैठे बैठे आपका ब्लड शुगर लेवल लो हो गया है, तो आपकी ब्रेन की जो वर्किंग है वो उसके अंदर क्लैरिटी चली जाएगी। बिल्कुल ऐसी जैसे देखो ना कि जैसे गर्मी में हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो धुंध नहीं होती, हम बड़ा क्लियरली ड्राइव कर पाते हैं। सर्दियों के अंदर धुंध की वजह से हमारी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो सर्दियों की धुंध की तरह हमारे दिमाग की विजिबिलिटी इनटू क्वेश्चंस अच्छी नहीं होती। राइट, तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक दिन पहले आप टेस्ट किट सेट कर लें और उसके अंदर आप कुछ चॉकलेट्स भी इंक्लूड कर लें। राइट, ताकि अगर जरूरत पड़े आप उनको कंज्यूम कर लें। इफ यू डोंट फील लाइक यूजिंग देम देन फाइन, लेकिन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पे इंस्ट्रक्शन है गेट एन एडिक्वेट स्लीप। एडिक्वेट स्लीप से क्या मुराद है, 5 to 6 आवर्स द नाइट बिफोर एग्जाम। ठीक है, सो आपने एग्जाम वाली रात जो है कम से कम 5-6 घंटे की नींद जरूर लेनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारते हैं कि वो एग्जाम नाइट पे सोते नहीं। राइट, तो उससे जो मसला आता है वो ये आता है, देखो ये क्योंकि आई एम अ डॉक्टर, मैं पर्सनली जानता हूँ कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। जब हम सुबह उठते हैं ना, हमारा उस वक्त ब्रेन सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल और हैवी टास्क हैं उनको वो एग्जीक्यूट बड़ा इजीली कर सकता है। कभी आप एक्सपेरिमेंट भी करके देखना कि जो मुश्किल टॉपिक्स हैं रात के टाइम पे प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो अगर आपसे नहीं हो रहे, अब मॉर्निंग में बड़ा इजीली कर सकते हो।
राइट। तो अब मॉर्निंग में आपकी जो ब्रेन वर्किंग है ये सबसे ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे आपके ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये डिप्लीट होने शुरू हो जाते हैं। आपके ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये डिप्लीट होते हैं जैसे जैसे दिन गुजरता है। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जैसे देखेंगे रात के टाइम पे आप काफी थक चुके होते हो, हत्ता कि एक स्टेज ऐसी आती है कि जब कि इवन आपके लिए जागते रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। यू हैव टू मैनेज टू स्लीप, राइट। तो आपके सारे के सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो डिप्लीट हो चुके हैं, या दे हैव गॉट डिप्लीटेड न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग जब सोते हो तो ओवरनाइट वो सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन में रीजनरेट होते हैं और उनकी मदद से आप अगले दिन सुबह एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से सोच पाओ। सो सादा सी बात यह है कि अगर आप एग्जाम से पहले वाली रात को सोएंगे नहीं तो एग्जाम वाले दिन आपके ब्रेन में मुसलसल एक कंफ्यूजन सी चलती रहेगी। और एमसीक्यूज जो है लाइक लास्ट नाइट प्रिपरेशन जैसे बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं करना। ऐसा नहीं है कि लास्ट नाइट पे आप जो चीजें पढ़ लेंगे बस उन्होंने आपके स्कोर में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देना है। आपका स्कोर उसी बेसिस पे आना है जो आपने पिछले 2-3 महीने में जो भी तैयारी की है, इसी बेस पे आपका स्कोर आना है। लास्ट नाइट पे आपकी जो वर्किंग है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करने वाली यहाँ पे। सो यू हैव टू गेट एन एडिक्वेट स्लीप, राइट, 5-6 घंटे की, ताकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स रीजनरेट हो जाए ओवरनाइट और आप जो है वो अच्छे तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओ बगैर कंफ्यूज किए अपने ब्रेन को। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कि पुट ऑन कंफर्टेबल क्लोथ्स, कि आप लोगों ने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने हैं, ऐसे कपड़े पहनने हैं जो आपके लिए बिल्कुल इजी हैं या कहीं से भी आपकी बॉडी मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये ऑब्जर्वेशन में आया है कई दफा जो गाइस हैं वो बहुत टाइट जीन्स पहन लेते हैं और लाइक उनका चेयर पे बैठना मुश्किल हुआ हुआ होता है, और इस तरह से गर्ल्स हैं वो कई दफा लाइक पार्टी वेयर्स इवन पहन के चली जाती हैं टू द एग्जाम रूम, तो उसमें भी बड़ा अनकंफर्टेबल वो खुद को कैरी कर रही होती है। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। ऑफ कोर्स यू वांट लीस्ट बॉदरेशन व्हेन यू आर सिटिंग ऑन योर एग्जाम। आप चाहते हो कि आपका जो फोकस है वो लेजर बीम की तरह आपके एग्जाम पर है, राइट। सो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कंफर्टेबल क्लोथिस आप पहन के जाओगे। कंफर्टेबल से बता दिया कि जो बल्कि पहले आपने इवन जो ट्राई किया है जिन कपड़ों में आप सबसे ज्यादा इजी फील करते हैं आप वो वाले क्लोथिस पहने। सो पुट ऑन कंफर्टेबल क्लोथिस ताकि आप आसानी से एग्जाम अटेम्प्ट कर सकें आफ्टर बाथ, नहाने के बाद, ताकि बाकी जो लोग हैं वो भी आसानी से इम्तिहान अटेम्प्ट कर सके, राइट। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ द एग्जाम डे सो सुबह उठ के आप नमाज पढ़ें। उसके बाद फिर अगर जाने से पहले 1-2 घंटे आपने कुछ अहम तरीन चीजें, कुछ फॉर्मूला वगैरह देखने हैं तो देख लें। अदरवाइज अच्छे से ब्रेकफास्ट करें, फ्रेश हो, कपड़े पहने और नहा के कंफर्टेबल कपड़े पहने, और उसके बाद फिर टेक अप्रोप्रिएट ब्रेकफास्ट, ठीक है। अप्रोप्रिएट यानी मुनासिब ब्रेकफास्ट आपने लेना है, एंड कप ऑफ टी और कॉफी बिफोर लिविंग योर होम ऑन द डे ऑफ एग्जाम। सो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ब्रेकफास्ट को लेके बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, ठीक है। कि अब देखो कि हमारा जो खाना है, जो हम अपने पेट में चीजें डालते हैं, वो हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है चीजें, ठीक है। अब देखो फर्ज करो कि अब ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो क्या करेंगे कि जो एग्जाम वाले दिन वो उठ के, जैसे गर्ल्स को खास तौर पर करती हैं कि वो उठ के सुबह कोई भी इंटेक लिए बगैर बगैर कुछ खाए भी एग्जाम देने चली जाती है, राइट। इवन बहुत सारे गाइस भी ऐसे करते हैं। तो अगर आप ब्रेकफास्ट किए बगैर चले जाओगे एग्जाम रूम में, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लो होगा, ब्रेन वर्किंग अच्छी नहीं होगी, बहुत सारे एमसीक्यूज जो आपको आते भी हैं वो भी गलत हो जाएंगे। इसके मुकाबले में अब कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि अपनी अम्मी का कहना जरूरत से ज्यादा मान लेते हैं। तो जो मदर है वो कहती है कि मेरा बेटा एग्जाम देने जा रहा है तो ये दही शक्कर खा के जाए, राइट, और साथ वो पराठे बना के देती है उनको सुबह सुबह, जी मेरे बेटे ने आज इम्तिहान देना है। तो इससे क्या होता है, जब आप टू हैवी ब्रेकफास्ट लेते हो ना, टू हैवी ब्रेकफास्ट लेते हो तो उसके बाद क्या होता है, लाइक उसके बाद आपको नींद आती है। आपने जैसे ऑब्जर्व किया होगा जब हम रमजानुल मुबारक में जब हम सहरी करते हैं, तो सहरी करने के बाद जब हम सहरी में टका के खाना खाते हैं, ढेर सारा खाना खाते हैं, उसके फौरी बाद हमें नींद आती है, राइट। उसकी वजह ये होती है कि जब पेट में बहुत सारा खाना चला जाता है ना, तो हमारी बॉडी इस तरह से डिजाइंड है कि खून का जो सारा फ्लो है वो ज्यादा मैक्सिमम वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चला जाता है, राइट। और ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। जब ब्रेन को बेचारे को ब्लड ही नहीं मिल रहा पूरा और एनर्जी पूरी नहीं मिल रही, वो कहेगा कि मुझे सुला दो, राइट। सो टू लाइट ब्रेकफास्ट करने से क्या होगा, या टू लिटिल ब्रेकफास्ट करने से क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा और आपकी ब्रेन वर्किंग इफेक्ट होगा। और अगर आप टू हैवी ब्रेकफास्ट करोगे, टू हैवी अगर आप ब्रेकफास्ट लोगे, उससे क्या होगा, उससे भी आपकी जो ब्रेन वर्किंग है, उससे भी ऑफ कोर्स आपकी जो ब्रेन वर्किंग है वो भी कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि आपके ब्रेन की जो ब्लड फ्लो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है।
सो दिस इज इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों ने एक मुनासिब नाश्ता करना है। मुनासिब नाश्ते से क्या मुराद है? मुनासिब नाश्ते से मुराद ये है कि जो ना टू हैवी हो और ना टू लाइट हो। जैसे आप एक स्लाइस लें, राइट, साथ एक एग लें या 2 एग व्हाइट्स ले लें, प्रोटीन मील इज गुड। और साथ अगर आप चाहें तो एप्पल थोड़ा सा ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट आप थोड़ा सा कंज्यूम कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं कहूंगा कि जाने से पहले, एग्जाम रूम में जाने से पहले चाय या कॉफी को जरूर यूज करें, क्योंकि ये सीएनएस स्टिमुलेंट होती है ये चीजें, तो ये आपकी ब्रेन वर्किंग को ये भी बूस्ट करती है। ठीक है। सो मैं कई दफा कई बहुत सारी दफा जब मैंने बहुत ज्यादा ब्रेन वर्किंग करनी होती है किसी दिन, तो मैं कुछ ब्रेन हैक्स को यूज करता हूँ अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। सो उनमें से कुछ जो हैक्स है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। ब्रेन हैक्स को मैं कैसे यूज करता हूँ, एक मेरा जो फेवरेट ट्रेन जो ब्रेन हैक है, जिसको मैंने काफी दफा टेस्ट भी किया हुआ है, वो ये है कि चाय या कॉफी के अंदर अगर आप थोड़ा सा बटर डाल के उसको पी लो, तो इससे ये होता है कि ब्रेन को इसेंशियल लिपिड्स मिल जाते हैं, राइट, और ब्रेन की जो वर्किंग है बहुत जबरदस्त हो जाती है। जब मैंने बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके कभी काम करना होता ना, या कोई दिन मेरा बहुत ज्यादा, मुझे पता है यार आज का मेरा ब्रेन वर्किंग इंतहा से ज्यादा है, तो मेरी मैक्सिमम टेंडेंसी ये होती है कि मैं जो वो मॉर्निंग में कॉफी के अंदर या चाय के अंदर बटर डाल के एक छोटा सा स्लाइस बटर डाल के ले लूं, या अगर नहीं अवेलेबल तो इवन जो फ्रेश मिल्क की क्रीम होती है, इवन वो भी थोड़ी सी डाल के ले लो, स्टिल इट वर्क्स, राइट। तो ये एक बड़ा फेवरेट ब्रेन हैक है। लेकिन यहाँ पे एक अहम बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने एग्जाम वाली सुबह कोई नई चीज ट्राई नहीं करनी। फर्ज करें कि अगर आप ये प्लान करें कि आपने भी कॉफी लेनी है, चाय के अंदर बटर डाल के लेना है, तो आप इसको कल ट्राई कर लें, परसों ट्राई कर लें, यार इससे मेरी वर्किंग कैसी रहती है ब्रेन। ये ना हो कि आप पहले दिन एकदम से आप हैवी कैफीन कंज्यूम करो, चाय स्ट्रॉन्ग पी लो, साथ या कॉफी पी लो, तो इससे क्या हो, उल्टा बजाय आपको नोजियाटिक फीलिंग्स आनी शुरू हो जाए, उल्टी आनी शुरू हो जाए और बार बार यूरिन आ रहा हो, ये अच्छा नहीं है आपके लिए। ठीक है। तो इसीलिए पहले एक चीज को आप ट्राई कर लो कि डज इट वर्क फॉर यू। इफ इट डज देन इट्स रियली गुड, राइट। सो अगर नहीं भी इस तरह से करना, आप सिंपल जो चाय है, चाय आपका कप रिकमेंडेड है, आप लोग जरूर लेके जाओ। इसके अलावा कोई और ड्रग्स आप लोगों ने ट्राई नहीं करनी। ड्रग्स जो है, बहुत सारी ड्रग्स जो हमारे ब्रेन को अलर्ट करती हैं, वो क्या करती हैं, अलर्ट तो कर देती हैं, लेकिन जो थॉट्स की क्लैरिटी है वो नहीं लेके आती। ठीक है। तो ड्रग्स, इसमें किसी भी किस्म के ड्रग्स, कई बच्चे पैराडोल एक्स्ट्रा वगैरह यूज कर लेते हैं, लेकिन वो किसी भी किस्म की जो ड्रग्स हैं ये इसके अंदर रिकमेंडेड नहीं है, राइट। ओके। तो मुनासिब नाश्ता आप लोगों ने करके जाना है। अभी बॉटम लाइन जो मेरी डिस्कशन का ये है, मुनासिब नाश्ते से मुराद, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, एक स्लाइस ले लें, साथ एक अंडा ले लें, फ्राई या जिस भी शक्ल में आप लेना चाहें, ऑमलेट वगैरह, और उसके अलावा जो है आप थोड़ा सा फल ले लें, साथ अगर चाय का एक कप ले लें बटर डाल के, या कॉफी का कप ले लें, तो इट विल बी रियली गुड, राइट। और कई दफा अगर आप चाहें तो जो लोग इस हैक को नहीं लाइक करते, जो कॉफी को इस तरह से नहीं पसंद करते, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो इवन रेड बुल भी कंज्यूम कर सकते हैं। उसके साथ भी बहुत सारे 100% लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो रेड बुल के बाद बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छी उनकी ब्रेन वर्किंग होती है, राइट। ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। अब इंस्ट्रक्शन नंबर 5 है। इंस्ट्रक्शन नंबर 5 क्या है कि टेस्ट एंजाइटी, हम देखिए हम टिप्स को डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट एंजाइटी को कॉम्बैट करने के लिए। ठीक है। तो इसके अंदर आप देखो, यू हैव टू अराइव एट द टेस्ट रूम अर्ली एंड बी सीटेड। ठीक है। तो आप लोग टेस्ट रूम में जल्दी पहुंचो और आराम से वहां जाके बैठ जाओ। जस्ट इमेजिन करो कि आप टेस्ट रूम में जब पहुंचे हो, बाकी सारे बच्चे ऑलरेडी पेपर शुरू कर चुके हैं, राइट। तो एकदम से, या आपको थोड़ी सी दौड़ लगानी पड़ गई एग्जाम रूम तक जाते जाते और बैठते बैठते, एकदम से आपके जो स्ट्रेस लेवल है बड़े हाई चले जाएंगे, और जब स्ट्रेस के अंदर आपका ब्रेन अच्छा परफॉर्म नहीं करता। ठीक है। सो जब आप प्लान कर रहे हो कि मैंने इस टाइम पे पहुंचना, आप कोशिश करो उससे भी 15 मिनट पहले पहुंच जाओ। ठीक है। तो जल्दी टेस्ट रूम में पहुंचना और अपनी सीट पे बैठ जाना, ये भी आपकी जो एंजाइटी है उसको ये चीज रिड्यूस करती है। ऑलराइट। उसके बाद फिर ये इंस्ट्रक्शन नंबर 6 है, सो एज टू कॉम्बैट द टेस्ट एंजाइटी, वो ये कि स्टे अवे फ्रॉम अदर्स राइट बिफोर द टेस्ट। टेस्ट से जस्ट पहले आपने कोशिश ये करनी है कि आप दूसरे लोगों से दूर रहोगे। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम अदर्स। ये क्यों? क्योंकि एंजाइटी और स्ट्रेस, दिस इज अ कंटेजियस डिजीज। जैसे याद है, मे बी आपने कभी एफएससी को पेपर दिया हो या मैट्रिक के पेपरों के दौरान एग्जाम रूम में आप गए, अभी एग्जामिनर अभी आप अपनी सीट पे जाकर नहीं बैठे, अभी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी बातचीत कर रहे हो, अब जाके या जाते हुए एग्जाम जो भी आपका एग्जाम सेंटर है वहां पे जाके आप एग्जाम रूम से बाहर ही अपने दोस्तों से मिलते हो, उससे डिस्कस करते हो तैयारी कैसी है। वो कहता है मेरे फलां चैप्टर मिस हो गए, तो आपको अपने याद आने शुरू हो जाने, हाँ यार मेरे भी फलां मिस हो गए हुए हैं। तो इससे भी आपका माइंड जो है स्ट्रेसफुल होगा। और देखो वहां बैठ के आप इसका कर तो कुछ नहीं सकते,
ठीक है। तो इसीलिए वहां जाके अगर आप लोग अपने एंजाइटी लेवल को बढ़ाओगे, इसका सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान ही है, किसी किस्म का फायदा नहीं हो सकता। तो अब आपको जरूरत ही नहीं है कि आप दूसरे लोगों के साथ जाके इंटरेक्ट करो, अपनी एंजाइटी लेवल को बढ़ाओ, ठीक है। अब वैसे भी अगर एक बच्चे को टेंशन हुई भी हो ना, तो वो जो स्ट्रेस है वो बाकी सारे लोगों को भी लग जाती है। ये जो स्ट्रेस है ना, ये भी कोरोना की तरह ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। ये कंटेजियस डिजीज है जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाती है। तो देखिए, आप अगर आप किसी ऐसे बंदे से जाके मिले ना जो बहुत ज्यादा टेंशन में हो, तो आपको खुद को भी थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने टेंशन से बचने के लिए दूसरे से दूर रहना। देखिए, अगर आपको आपका दोस्त कहता है मेरी तैयारी तो बहुत जबरदस्त है, मुझे पूरी तसल्ली, मेरा तो एडमिशन पक्का है, आपको तब भी टेंशन होनी कि यार इसका हो जाना, मेरा रह जाना है। और अगर खुदा ना खास्ता दोस्त कहता है मेरी तैयारी बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, तो ये मेरे फलाफला चैप्टर रह गया, आपको तब भी टेंशन होनी यार मेरी भी तैयारी नहीं है, मेरे भी फलाफला वाले चैप्टर रह गए। तो किसी भी तरह से आपके जो जब आप इंटरेक्ट करोगे दूसरे लोगों के साथ, आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ेंगे, राइट। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करना। ऑलराइट, तो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द अदर्स राइट बिफोर द टेस्ट। और उसके बाद ये एक और बहुत ही अहम इंस्ट्रक्शन है कि डोंट एक्सपेक्ट टू नो एवरीथिंग ऑन द डे ऑफ एग्जाम। मैंने अपनी जिंदगी में शायद सैकड़ों की तादाद में एग्जाम्स दिए, और मुझे आज तक अपनी जिंदगी में एक भी इम्तिहान ऐसा याद नहीं है जिसमें मैं मुकम्मल 100% तैयारी करके गया हूं। लेकिन इसके बावजूद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म भी किया, ठीक है। देयर इज ऑलवेज समथिंग व्हिच यू मिस, यू ऑलवेज मिस समथिंग एक्चुअली, ठीक है। तो अब एग्जाम में आप गए हो, एग्जाम रूम में गए, आपको एकदम से याद आया, वो यार चैप्टर नंबर 5 का जो फलां वाला टॉपिक था वो तो मैंने रिपीट ही नहीं किया, इसका फिजिक्स का रिवाइज ही नहीं किया। अब उस एक टॉपिक को दिमाग में बैठा के आप बाकी सारे प्लान को अपने को चौपट कर दो। दिस इज नॉट अ वाइज अप्रोच, ठीक है। बस जो आता है वो आता है, जो नहीं आता वो ना सही, ठीक है। बस आप एक्सपेक्ट भी ना करो यार एग्जाम के लिए, और वैसे भी एग्जाम के लिए अच्छा स्कोर लेने के लिए सारी चीजों का आपको आना जरूरी भी नहीं है इतना, ठीक है। एग्जाम में अच्छा स्कोर लेने के लिए सारे के सारा नॉलेज आपके पास होना इतना जरूरी भी नहीं है कि आपको हर चीज आती होगी तो ही अच्छा एग्जाम में स्कोर आएगा। आपको याद है कई दफा आप टेस्ट ऐसे देते हो जिसमें आपको आता थोड़ा होता है लेकिन आपके नंबर ज्यादा आ जाता, ठीक है। तो ये जो एंट्री टेस्ट होता है इसमें तो खास तौर पे ऐसे होता है कि अगर आपकी अप्रोचेज अच्छी हैं, अगर आपने कुछ चीजें मिस भी कर दी हैं, स्टिल यू मैनेज टू स्कोर ऑन दैट एग्जाम। इवन वो टॉपिक्स जिनको आपने पढ़ा भी नहीं होता, आप अपना लॉजिक और अपना मंतक अप्लाई करके आप वहां पे स्कोर निकाल लेते। याद रखना कि आम जो एफएससी के एग्जाम्स हैं और ये जो एंट्री टेस्ट है, इन दोनों में बड़ा मेजर डिफरेंस है। एफएससी के एग्जाम्स में, ए लेवल के एग्जाम्स में आपसे सवाल पूछा जाता है, आपने उसका खुद से जवाब देना होता है। इसके मुकाबले में अगर आप बात करो एंट्री टेस्ट की, तो एंट्री टेस्ट के अंदर 100% जो जवाब है वो स्टेटमेंट के नीचे गिवन है, सही जवाब 100% आपके सामने होता है। तो आपने जवाब ढूंढना है। देखिए, एक है सही जवाब लिखना और एक है सही जवाब ढूंढना, तो इन दोनों में फर्क है। तो अगर आप थोड़े से वाइज हो तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं उनमें से सही जवाब आप ढूंढ सकते हो, बावजूद इसके कि आपको कोई टॉपिक नहीं आते, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी सेक्शन नंबर 8 पे, स्टे रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग एग्जाम। बिल्कुल आप लोगों ने रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट रहना है, और बिल्कुल भी अपने आप के ऊपर फेथ लूज नहीं करना। आराम से एग्जाम रूम में जाएं, तसल्ली से अपनी सीट पे बैठें, बैठ के आराम से दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने आप को फोकस कराएं एग्जाम के ऊपर, और कि मैंने इसके अंदर मैक्सिमम स्कोर कैसे लेना है, ठीक है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी खुदा ना खासा अगर नहीं भी अच्छा स्कोर आया तो क्या हो गया, दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। बहुत सारे लोग जिनके साथ बहुत बड़े बड़े मिसहैप्स होते हैं वो बाद में इवन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इमर्ज कर जाते हैं, राइट। तो कितने सारे लोग हैं जिनका ई कैट में स्कोर नहीं आता, खुदा ना खासा स्कोर नहीं आया, तो कल को वो इंजीनियरिंग की फील्ड को छोड़ के वो बिजनेस को शुरू करते हैं, तो वो जो उनके फेलोज होते हैं उनसे वो अगले 5 साल में कई गुना आगे निकल जाते हैं, ठीक है। सो जिंदगी में कभी भी कोई भी कामयाबी वो परमानेंट कामयाबी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने ई कैट पास कर लिया तो फॉरएवर आप कामयाब हो, ऐसा नहीं है। ये भी मुमकिन है, इवन मैंने ई कैट के टॉपर्स को भी रुलते देखा है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका ई कैट फेल हो गया तो आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अगर ई कैट आपका फेल भी हो गया है, स्टिल देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, राइट, देयर आर बेटर थिंग्स टू डू। तो बस बात यह है कि आपने जब कोई कामयाबी मुस्तकिल नहीं है और जब कोई नाकामी भी मुस्तकिल नहीं है, तो फिर इस एग्जाम को अपने सर पे सवार कैसा कर। बस आपका तो काम ये है कि यू हैव टू प्ले वेल, ठीक है। देखिए ना, जैसे हमारी क्रिकेट टीम है, जब वो किसी ऐसी टीम से हारती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम से हारती है अगर वो अच्छा खेल के हारे, हम क्या कमेंट करते हैं, हम कहते हैं यार खेल ही अच्छा है, कोई बात नहीं, अब लक नहीं थी तो हार गया, ठीक है, डजंट मैटर। लेकिन असल चीज है खेली की टीम अच्छा खेली है।
तो इसी तरीके से आप देखिए कि अगर टीम अच्छा ना खेले फिर हम उनको ब्लेम करते हैं, तो आप लोगों ने भी सिर्फ अच्छा प्ले करना है, ठीक है, बाकी हार या जीत जो है वो आपकी किस्मत है, ठीक है, किस्मत भी है, और ऑफ कोर्स आपकी पहले जो आपने एफर्ट लगाई हुई है उसका भी इसके अंदर बड़ा मेजर रोल है, लेकिन अगर आपकी अच्छी किस्मत होगी तो आपने एफर्ट लगाई हो। मैं ये कहूंगा किस्मत एफर्ट इससे कैसे जुड़ी है कि अगर आपकी अच्छी किस्मत होगी तो आपने सही तरीके से तैयारी कर ली होगी, आपने सही इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया होगा, सही किताबों को पकड़ा होगा, सही तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, सही टाइम स्पेंड किया होगा, बहुत सारी चीजें आपने सही की होंगी, बहुत सारे फैसले आपने सही किए होंगे, तो यही किस्मत है। किस्मत से बंदा क्या करता है, बंदा अच्छे फैसले कर लेता है और उन फैसलों के ऊपर अच्छा अमल दरामद कर लेता है, यही किस्मत है। फॉर मी व्हाट इज लक, कि ये जिंदगी में मुख्तलिफ टाइम्स पे, मुख्तलिफ वक्तों पे सही फैसलों का एक मजमुआ जो है ये लक है, ठीक है, ऑलराइट। तो यू हैव टू स्टे रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट। उसके बाद फिर अब हमने ये इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस कर लिया है जो कि टेस्ट एंजाइटी को कम्बैट करने के लिए हमें चाहिए थी। सो इन सारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आपने क्लियरली अमल दरामद करना है, राइट। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वी हैव गॉट द अप्रोचेस फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट। अब आपने एग्जाम में टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, राइट। तो यू सीन हियर कि रिमेंबर टाइम मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट स्किल फॉर एग्जाम सक्सेस। मैनेज योर टाइम वाइजली। कि एग्जाम सक्सेस के लिए जो टाइम मैनेजमेंट है, आई वुड लाइक टू से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, ये अहम तरीन महारत है। अगर आप अपने टाइम को अच्छा मैनेज करना सीख जाते हैं एग्जाम में बैठे बैठे, आप अच्छा खासा स्कोर ऐड कर सकते हैं, राइट। सो अब देखिए, अब एक ऐसा स्टूडेंट है जो अपने अपने विजडम के साथ या कन्वेंशनल विजडम के साथ पेपर के अंदर टाइम को मैनेज करता है, और उसके मुकाबले में एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि ये जानता है कि जो भी ईकैट में हाई स्कोरर्स होते हैं, लाइक वो टाइम कैसे मैनेज करते हैं, तो वो उनके पैटर्न पे टाइम को मैनेज करता है, उनके एक्सपीरियंस को यूज करते हुए। इनमें से आपके ख्याल में कौन सा बच्चा बेहतर टाइम मैनेज करेगा? अगर आप खुद से इसको करने वाले हैं, क्योंकि आपका ये फर्स्ट टाइम है, देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी यू विल मेक सिली मिस्टेक्स। आप बड़ी बुनियादी गलतियां कर सकते हैं टाइम को मैनेज करने के हवाले से। सो स्किल्स के बारे में हमेशा यही कहता हूं, अगर एक चीज आपको नहीं आती तो नहीं आती। लाइक जैसे देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक कारपेंटर का काम नहीं जानता, भले वो बहुत ज्यादा महारत वाला काम नहीं होगा, हो सकता है मैं उसको हफ्ते में भी उसकी बेसिस को सीख लूं, लेकिन अगर मुझे नहीं आता तो नहीं आता, राइट। सो इसी तरीके से अगर टाइम मैनेजमेंट आपको उसके लिए नहीं आती, फिर आपको नहीं आती, राइट। सो यू शुड लर्न फ्रॉम अदर्स। अपने अटकल बच्चों से या अपने गेसिंग से या अपने रैंडम अप्रोच से टाइम को मैनेज करने से हजार दर्जे बेहतर ये है, आप ये सीख लो कि जो दुनिया में बेहतरीन स्टूडेंट स्कोर्स करते हैं वो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर, वो अपने टाइम को कैसे लेके चलते हैं एग्जाम में बैठे बैठे, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेटजीज आपको पता है, उनको स्टेट में इंप्लीमेंट करो, आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। देखिए कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से इवन सिर्फ एक बुनियादी गलती जो है वो आपको पूरे के पूरे एग्जाम को तबाह करके रख सकती है। लाइक सिर्फ एक गलती अगर आप ये करनी शुरू कर देते हो, मैं आपको एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूं, अगर आप ये गलती ये करनी शुरू कर देते हो कि मे बी फिजिक्स आप अटेम्प्ट कर रहे हो, फिजिक्स की क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, एंड यू आर थिंकिंग 7 के ऊपर आपने उसके ऊपर उसको पढ़ा, ऑप्शंस को पढ़ा, फिर स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो, सोच रहे हो क्या आंसर है, राइट। जो कंटिन्यूसली फोकसिंग, और आप ये सोच रहे हो बस इसका आंसर निकल नहीं वाला, आप रफ वर्क भी कर रहे हो, रिकॉल भी करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने इस क्वेश्चन के ऊपर 2 से 3 मिनट लगा दिए, राइट। और इसी तरीके से ठीक है, 2-3 मिनट बाद आपने उसको हल कर लिया क्वेश्चन नंबर 7 को, फिर क्वेश्चन नंबर 10 के साथ भी आपने सेम किया, क्वेश्चन नंबर 17 के साथ भी सेम किया, 20 के साथ भी सेम किया। तो अब क्या हुआ, आपने अब देखिए कि आपने क्या किया, आपने ठीक है भले डिफिकल्ट क्वेश्चन को एक्स्ट्रा टाइम लगा के आपने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी इस चीज की पैदा हो गई है कि क्योंकि ऑन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम कितना था, 1 मिनट। अब चांसेस ये हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ एग्जाम हो सकता है कि आपके वो क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाएं जो इतने आसान हैं, जो 2 जमा 2 4। आप कभी भी नहीं चाहते कि आप मुश्किल सवालों को सही अटेम्प्ट कर लें और उसके बदले में आप अपने आसान सवालों को स्किप करें, ठीक है। सो दिस वुड बी सिली रादर। तो आप लोगों ने कभी भी ऐसी ऐसी अप्रोच अडॉप्ट नहीं करनी, ठीक है। सो और बहुत दफा लाइक और भी बच्चे सिली मिस्टेक्स कमिट कर रहे होते हैं, जैसे क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के डिटेल से वो आंसर चूज नहीं करते, वो ये सोचते हैं हम सेकंड गो में आके आंसर्स को चूज कर लेंगे, वो नेक्स्ट पे जाते जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, सेकंड गो में उनको भी पूरा टाइम नहीं मिलता। ये भी एक बहुत ही सिली अप्रोच होती है फॉर मैनेजिंग योर टाइम, ठीक है। सो अब मैं आपको कॉन्क्रीट अप्रोचेस देता हूं जिनको यूज करते हुए आप लोग अपने टाइम को अच्छा मैनेज कर सकते हो।
इसमें एक अप्रोच तो इसमें देखो कि इसमें जो एक अप्रोच तो ये है कि प्लान योर टाइम एंड पेस योरसेल्फ अकॉर्डिंग। आप पहले से आपको पता है यार पेपर इतनी देर का पेपर है, ऐसे 100 मिनट्स का पेपर है, इसमें मेरे पास ये फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, मैंने सब्जेक्ट्स को इस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। अगर मेरा पेपर फर्स्ट करें 9 बजे शुरू होगा तो पहले 30 मिनट में मैंने ये कर लिया होगा, उससे अगले 30 मिनट में ये कर लिया होगा। अपने लिए चेक पॉइंट बना दें। चेक पॉइंट अगर आप बना देंगे तो इससे क्या होगा, यू विल नॉट गो टू फास्ट और टू स्लो विद द एग्जाम। देखिए अगर आपने एग्जाम को अंदर टू फास्ट अगर आप गए, आप हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को पूरा पढ़ो भी ना, आप बड़ी तेजी से उनके आंसर्स को अटेम्प्ट करते जाओ, आप सिली मिस्टेक्स कमिट करते जाओ। आपने स्टेटमेंट को पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं कि स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा क्या है, आपने बस जल्दी से क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर दिया, राइट। तो इससे जो वो प्रॉब्लम आपके लिए आ सकता है, राइट। तो उसके मुकाबले में अगर आप टू स्लो जाते हो, इफ यू गो टू स्लो विद योर एग्जाम, तो इसके अंदर मसला क्या है कि हो सकता है आप एंड पे बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर छोड़ दो। तो आप लोगों ने अपनी पेसिंग इस तरीके से करनी है कि आपने गिवन टाइम में मैक्सिमल टाइम को यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम स्कोर के लिए फाइट करनी। देखिए अगर मैंने यहाँ से 2.5 घंटे में लाहौर पहुंचना है, तो अब मुझे ये चाहिए कि मैं देखिए अगर मैं बहुत स्लो जाऊंगा, मेरे यहाँ से जहां पर मैं बैठा हूँ, यहाँ से जो लाहौर है वो 200 किलोमीटर। हाउ इज द आइडिया ऑफ ड्राइविंग माई कार एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर? क्या अगले 2.5 घंटे में लाहौर पहुंच जाऊंगा? आंसर इज नो। और हाउ इज द आइडिया ऑफ driving my car towards Lahore at the speed of 150 km per hour? 150 is a good idea, bad idea? It's not a bad idea, it's a terrible idea, क्योंकि गुड चांस ये है कि आप वहां पे पहुंचोगे नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा रास्ते में। तो सेम एग्जाम में भी होता है, अगर आप टू स्लो जाओगे या टू फास्ट जाओगे, तो टू स्लो जाओगे तो पहुंचोगे नहीं, एंड तक नहीं पहुंचोगे, फिनिश लाइन पे नहीं पहुंचोगे। टू फास्ट जाओगे तो एक्सीडेंट्स होंगे, जगह जगह सिली मिस्टेक्स कमिट करोगे। तो एग्जाम को बहुत जल्दी अटेम्प्ट करने में कोई कमाल नहीं है, एग्जाम को बहुत स्लो अटेम्प्ट करने में कोई कमाल नहीं है। आपका कमाल इस बात के अंदर है कि अपने टाइम की पूरी गिवन लेंथ को यूज करते हुए मैक्सिमल स्कोर के लिए फाइट करना। आपको जल्दी पेपर अटेम्प्ट करने का कोई तमगा जरूरत नहीं मिलना, ठीक है। आपको जो नंबर मिलने हैं, आपके जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए आपको उसके नंबर मिलने हैं। दिस इज प्रेटी गुड टिप ओवर हियर कि आप लोगों ने अपने टाइम को प्लान करना है, इस तरीके से प्लान करें कि आप जो एंडिंग टाइम है उससे 2, 4, 5 मिनट पहले आप फिनिश लाइन पर पहुंच जाए, जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड कि आखिरी 4-5 मिनट में अगर कुछ और भी करना पड़ता तो वो भी कर, ठीक है। सो बस 5 मिनट पहले आपने अपना पेपर वाइंड अप करना है, ना इससे जल्दी और ना इससे लेट करना है, राइट। तो जस्ट इमेजिन करें कि आपने रखा है जी सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी है, तो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है 30 एमसीक्यूज, मैंने पहले 20 मिनट में 30 एमसीक्यूज करने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में से आपने टाइम बचाना है, आपने फिजिक्स और मैथ के ऊपर लगाना है, ठीक है। केमिस्ट्री जल्दी सॉल्व हो जाती है, होती भी इजी है। तो अब आपको पता है मैंने केमिस्ट्री से शुरू किया, पहले 20 मिनट में मैंने केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन गुजार दें, ठीक है। तो अब फर्ज करो कि 20 मिनट गुजर गए, अभी आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचे हो। इसका मतलब ये है कि अभी से आपको एक्सेलरेटर पे पैर दबाना पड़ेगा, नहीं तो आपका पेपर आना अटेम्प्टेड रह जाएगा। अगर 20 मिनट गुजर गए हैं, अब केमिस्ट्री को छोड़ के आपने आगे फिजिक्स के भी 20 सवाल हल कर दिए, इसका मतलब ये यू आर गोइंग टू फास्ट। तो अब जो है वो आप बहुत सारी सिली मिस्टेक्स को कमिट कर सकते हो, राइट। सो आप लोगों ने अपनी पेसिंग अकॉर्डिंगली करनी है और अपनी स्पीड को साइड बाय साइड एडजस्ट करते रहना है एज पर नीड, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल टाइम जो भी है वो आपके सामने आ रहा होगा। फिर अप्रोच नंबर 2 क्या है, यू अटेम्प्ट द इजियर सब्जेक्ट्स फर्स्ट एंड देन द हार्डर वंस। सो जो भी मजमून आपको सबसे आसान लगता है ना, आप उसको पहले अटेम्प्ट करो, बाद में हार्डर वंस को ले जाओ। जनरलाइज जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, पहले केमिस्ट्री को कर लो, फिर फिजिक्स और मैथ और फिर इंग्लिश को कर लो। इसमें देखो, इसमें जो केमिस्ट्री है वो इजी है, इंग्लिश भी इजी है, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो लंबा पैसेज है तो हो सकता है उसके अंदर आपका टाइम वेस्ट हो जाए, होता वो इजी है बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए हमने करना क्या है, हमने इस तरीके से अटेम्प्ट करना है पेपर को कि हम केमिस्ट्री से टाइम बचाएंगे और इवन इंग्लिश से भी टाइम बचाएंगे, ठीक है। इंग्लिश भले हम एंड में अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन इंग्लिश को भी जल्दी से अटेम्प्ट करके हम जो सेकंड और थर्ड राउंड के अंदर जब पेपर को लेके आएंगे, अभी मैं आपको आगे एक साइकिल स्ट्रेटजी भी सिखाने वाला हूं, तो उसके अंदर हम फिजिक्स और मैथ पे हम टाइम को इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। पर अब इजियर सब्जेक्ट्स को पहले कर लो और मुश्किल को बाद में ले जाओ। इससे आप लोगों का फायदा क्या होता है, आप इजियर सब्जेक्ट से टाइम को बचाते हो और मुश्किल सब्जेक्ट्स पे आप टाइम को इन्वेस्ट कर देते हो। और क्वेश्चन जैसे देखो कि आपको 1 मिनट मिल रहा है, अगर आप केमिस्ट्री का पर क्वेश्चन 30 सेकंड में अटेम्प्ट करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने केमिस्ट्री के 30 एमसीक्यूज के अंदर आपने अपने 15 मिनट बचा लिए। अब वो वाले जो 15 मिनट हैं, अब वो इन्वेस्ट कर दो फिजिक्स के ऊपर या मैथ के ऊपर,
तो फिजिक्स और मैथ जो कि ज्यादा मुश्किल एरियाज हैं, वहां पे देखो ऑन एवरेज आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा था। अब अगर आपने फर्स्ट करो कि 30 आपने 15 मिनट केमिस्ट्री से बचाए हैं, अब आपको 1.25 मिनट मिल जाएगा फिजिक्स और मैथ के लिए, या सिर्फ फिजिक्स के लिए आपको 1.5 मिनट मिल जाएगा हर क्वेश्चन के लिए। तो दिस इज अ वेरी वाइज अप्रोच। तो वहां से टाइम को बचाओ जहां से बचा सकते हो, फिर जहां पे इन्वेस्ट करना पड़े वहां पे आप इन्वेस्ट करो, राइट। दिस इज द की हियर। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखो अप्रोच नंबर 3 क्या है, आंसर द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन टैकल द हार्डर वंस। पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने जो आसान सवाल है उनको अटेम्प्ट करना है और उसके बाद हार्डर वंस को आपने टैकल करना है। आपका जो यूजर इंटरफेस है यूईडी का, वो ये चीज अलाउ कर रहा है, ठीक है। और ऐसा करना आप यकीनी कैसे बनाओगे, इसके लिए ये स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। मैं खुद ये स्ट्रेटजी बहुत सारे एग्जाम्स में यूज की है और मुझे हमेशा इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले। और जिन भी बच्चों को मैंने ये स्ट्रेटजी सिखाई है, मैंने बाद में बच्चों से इस स्ट्रेटजी के बारे में फीडबैक भी लिया है, हमेशा इसका फीडबैक अच्छा आता है, राइट। तो ये वो स्ट्रेटजी है जो रिपीटेडली फ्रॉम ईयर टू ईयर बच्चों के लिए वर्क कर रही है। मैं अब आपको ये स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ, द साइकिल स्ट्रेटजी। साइकिल स्ट्रेटजी में आप लोग क्या करते हो, आप लोग पेपर में से 3 दफा थ्रू होते हो, अपने पूरे पेपर में से 3 दफा थ्रू होते हो। पहली दफा कब, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले साइकिल के अंदर आप क्या करते हो, आप जो इजी क्वेश्चन है उनको स्ट्रेट अवे अटेम्प्ट करते हो। इजी क्वेश्चन से मुराद ये है, आपने जैसे क्वेश्चन को पढ़ा आपको साथ ही पता चल गया ये आंसर है, आपने साथ ही अटेम्प्ट कर दी। इजी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर देते हो, जबकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे आपने उनको स्किप कर देना। जैसे जब कोई भी क्वेश्चन है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑन दोस क्वेश्चंस। अब देखो ना, अगर एक क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे फिजिक्स का, अब आपको पता है यार इसकी जो पहले ही उसकी 6 लाइनों के ऊपर वो एमसीक्यू है, उसकी स्टेटमेंट है, और उसके आगे उसके ऑप्शंस हैं कि आपको क्लियरली नजर आ रहा है यार ये तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। तो अब आप उसके ऊपर एकदम से अभी टाइम स्पेंड ना करो, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ भी लो, पढ़ के ऑप्शंस को पढ़ो, फिर आपको समझ आया ये तो टाइम लेगा, अब अगले क्वेश्चन में जाओ और पहले उसको स्किप करके आगे चले, ठीक है। तो इससे फायदा, सो जो क्वेश्चन आपको नहीं पहले दफा पढ़ा, क्वेश्चन नहीं आया, छोड़ के आगे चले जाओ, ठीक है। अगर क्वेश्चन बहुत लेंथी नजर आ रहा है, दिखने में कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नजर आ रही है, उसको पढ़े बगैर आगे चले जाओ। तो एक दफा पूरे पेपर में से थ्रू हो जाओ। तो जब फर्स्ट साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया, मे बी आपके 100 मिनट्स हैं, 100 मिनट्स में से आपने पहले 50 मिनट्स में मे बी आपने फर्स्ट साइकिल पूरे पेपर का कंप्लीट कर लिया। पहली दफा पूरे पेपर में से गुजर गए, जो आपको पक्का आता था उसके नंबर पक्के आपको मिल गए। मे बी आपने पहले 50 मिनट्स के अंदर अपना 70% पेपर सॉल्व कर लिया हो, और ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि फर्स्ट साइकिल में आप अप्रोक्सीमेटली अपना जो 70% पेपर है सॉल्व कर लो। अब उसके बाद जो सेकंड साइकिल में आप क्या करोगे, अब आप दोबारा फिर सेकंड राउंड लगाओ, और जो भी क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड छोड़े थे, जो आपको मुश्किल लग रहे थे, मुश्किल से मुराद क्या है, जिनकी ऑप्शंस कंफ्यूज हैं, 2 या इससे ज्यादा ऑप्शंस जिनकी कंफ्यूज हैं, वो आपके लिए मुश्किल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं, अब सेकंड साइकिल में आप उन मुश्किल क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लो, राइट। और सेकंड साइकिल में 20% मजीद पेपर अटेम्प्ट कर लो। सेकंड साइकिल में भी इवन जो बहुत ही मुश्किल आपको लग रहे हैं उनको और एंड पे ले, और फिर जो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो लास्ट पे जाके आप उन 10% क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर, राइट। तो इस तरीके से देखो कि 3 साइकिल्स के अंदर आप लोग अटेम्प्ट करोगे पेपर। इससे फायदा क्या हुआ, आपने देखो कि आपने इजी क्वेश्चन से टाइम को बचाया और उसको डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। देखो 100 सवाल है, उसमें से आपने पहले 50 मिनट में 70 सवाल अटेम्प्ट कर लिए, बाकी 30 रह गए। अब देखो अब 30 सवालों के लिए आपके पास कितने मिनट है, अब आपके पास 30 सवालों के लिए 50 मिनट है। तो अब आपके पास सिग्निफिकेंट टाइम है एक्स्ट्रा, जो कि आप मुश्किल सवालों पे लगाओगे, तसल्ली से उनको कैलकुलेट करोगे और उनको भी सही करने की कोशिश करोगे, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक कि आप लोगों ने साइकिल स्ट्रेटजी को यूज करना है। सो दिस इज रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड कि आप लोग साइकिल स्ट्रेटजी को यूज करो लाजमी, और अभी से 1-2 फुल लेंथ पेपर्स देके भले प्रैक्टिस भी आप लोग कर, प्रैक्टिस भी कर लो कि किस तरीके से साइकिल स्ट्रेटजी है इसको आप लोगों ने यूज करना है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी अप्रोच नंबर 4 पे। कैलोकेट टाइम टू रिव्यू योर आंसर्स इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, ठीक है। आप सब्जेक्ट आप अपने रफ पेपर के ऊपर लिख भी लो, क्वेश्चन फर्स्ट को आपने अटेम्प्ट कर दिया, आप रफ पेपर में साथ ही लिख लो यार फिजिक्स के जो क्वेश्चन नंबर 23 था ये मुझे डाउट है, इसके अंदर फलाफला क्वेश्चन के अंदर डाउट है। तो आप एंड में जो 5 मिनट बचाओगे, आप उन डाउट्स वाले क्वेश्चंस को दोबारा भी देख सकते हो और उनमें अपने क्वेश्चन आंसर को दोबारा चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि जो यूजर इंटरफेस है यूआईडी का, आपकी गुड न्यूज ये है कि वो चेंज ऑफ आंसर्स अलाउ कर रहा है। तो अगर चेंज ऑफ आंसर्स अलाउ है आपको, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। सो इसके लिए भी आप एंड पे 5-7 मिनट अगर बचा लोगे तो मे बी आपको इसका भी कुछ बेनिफिट मिले। सो ये मेजर अप्रोचेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है व्हाइल सिटिंग ऑन द एग्जाम।
पहले मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बताई थी व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्री टेस्ट, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं जब इम्तिहान में आप जाके बैठ गए हैं, अब कैसे आप लोगों ने टाइम यूज करना है। ऑलराइट, तो अब हमने बेटर टाइम मैनेजमेंट की अप्रोचेस भी सीख ली। अब हम डिस्कस करते हैं अप्रोचेस फॉर बेटर एमसीक्यू सॉल्विंग। अब बेहतर तरीके से आप लोग एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व कर सकते हो, हम इस चीज को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर आप देखो, remember how you approach MCQs while sitting in the examination hall will create big difference to your score. So attempt MCQs wisely. बिल्कुल ऐसे जैसे टाइम आप किस तरह गुजारते हो वहां पे, अगर आप वाइजली टाइम को स्पेंड करते हो एग्जाम रूम में, आपका स्कोर इंप्रूव होगा ना। इसी तरीके से अगर आप अक्लमंदी के साथ एमसीक्यूज को हाथ डालते हो, उनको अप्रोच करते हो, इससे भी आपका स्कोर इंप्रूव होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। अब किस तरीके से या किन अप्रोचेस को यूज करके आप लोगों ने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, ये भी मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो यू सीन हियर, इसमें हमारे पास है अप्रोच नंबर 1, बी प्रिपेयर्ड टू रीड फास्ट एंड थिंक ऑन योर ओन फीट। अपने दिमाग से ये चीज बिल्कुल निकाल दो कि आपने किसी से भी किसी किस्म की मदद लेनी है, ठीक है। बस आप ये सोचो कि आपने बहुत तेज सोचना है और अपने बलबूते के ऊपर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। ये चीज यू हैव टू मेक दिस थिंग श्योर कि आपने अपने बलबूते पे सारा पेपर अटेम्प्ट करना है, राइट। सो एक तो पहली अप्रोच ये है, जैसे ही आप किसी सोच में आओगे ना कि कोई और से मैं हेल्प ले लूंगा, साथ ही आपकी अपनी जो ब्रेन वर्किंग है वो मे बी 30-40% रिड्यूस हो जाएगी। और ये हम कभी भी नहीं चाहते व्हेन वी आर सिटिंग इन द एग्जाम रूम कि हम अपनी ब्रेन की वर्किंग को कॉम्प्रोमाइज कर बैठे, राइट। सो इसके लिए आई वांट यू टू बी prepared to read fast and think on your own feet, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट अप्रोच नंबर 2 क्या है, ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। अब आप सोच रहे होंगे यार ये बैकअप प्लान कौन सा वाला है, इस प्लान के बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं है, राइट। बैकअप प्लान से मुराद ये है कि एक मुश्किल सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए आप कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कि अब एग्जाम में जो सिनारियोज हो सकते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के हवाले से, वो कई तरीके के सिनारियोज हो सकते हैं। वो कौन कौन से सिनारियोज हो सकते हैं, लाइक सिनारियो नंबर 1 ये है, आपने स्टेटमेंट पढ़ी, यू रीड द स्टेटमेंट, यू अंडरस्टैंड इट, आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आपने उसको समझ लिया, समझ के आप सोचते हो, आपको ऑप्शंस देखे बगैर आपके दिमाग में उसका जवाब आ जाता है। सिर्फ आप क्या करोगे, आप ABCD में से सही जवाब ढूंढोगे और पिक कर दोगे। इस तरीके से अगर आपके दिमाग में किसी भी सवाल का जवाब आया होगा ना, आपके दिमाग में जवाब आया, आप ऑप्शन देखे बगैर, और वो आपको ऑप्शन में मिल भी गया, तो 99% चांस ये कि आपका वो सवाल सही हो जाएगा। ये था आपके पास प्लान ए। अब ये पहली सिचुएशन मैंने आपको बता दी। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, आपने स्टेटमेंट पढ़ी लेकिन आपको समझ नहीं आई। यू रीड द स्टेटमेंट बट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, आपको समझ नहीं आई स्टेटमेंट में हुआ क्या। देन यू विल रीड द ऑप्शंस एंड रीड द स्टेटमेंट। ऑप्शंस जो कि मुमकिन जवाब है ना, जब एक सवाल के साथ मैं मुमकिन जवाब भी दे रहा हूं, तो अगर सवाल की समझ नहीं आई तो मुमकिन जवाब की मदद से भी तो समझ आ सकती है ना, ठीक है। सो आप लोग क्या करोगे, आप लोग स्टेटमेंट पढ़ोगे, नहीं समझ आई, ऑप्शंस पढ़ोगे, फिर दोबारा स्टेटमेंट पढ़ोगे, और इससे आपको जो जवाब वो स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। अगर आपको वो क्वेश्चन ऑफ कोर्स आता है तो फिर आप उस तरह से उसको सॉल्व करके क्वेश्चन को आंसर को पिक कर लोगे। ये आपके पास हो गया प्लान बी। अब थर्ड सिचुएशन क्या है, अब फर्स्ट करो कि आपने जनाब स्टेटमेंट पढ़ी, आपको उसकी भी समझ नहीं आई, आपने ऑप्शन पढ़े, आपको उनकी भी समझ नहीं आई, लाइक आपको पता नहीं चल रहा है ये क्या पूछ रहा है, कहां से पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन है कि अब आप क्या कर सकते हो। ऑफ कोर्स अब जो है, या अब आप लोग यहाँ पे प्लान सी के अंदर क्या कर सकते हो, आप लोग क्वेश्चन को बैक सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को बैक सॉल्व करने से क्या मुराद है, अब आप इस तरह से सोचो कि हर ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट है, और जो स्टेटमेंट है वो एक पक्का ऑप्शन है, राइट। तो हर ऑप्शन की मदद से स्टेटमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करो, ऑप्शन को सॉल्व करो और स्टेटमेंट तक पहुंचो। इसको हम कहते हैं बैक सॉल्व स्ट्रेटजी। खासतौर पे मैथ्स और फिजिक्स के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होती है, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिक कैलकुलेशन में ज्यादा अच्छे तरीके से यूज होती है। इसको हम बोलते हैं बैक सॉल्व स्ट्रेटजी। कि आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने देखिए स्टेटमेंट पढ़ी नहीं समझ आई, ऑप्शन पढ़े नहीं समझ आए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हर ऑप्शन के साथ आप स्टेटमेंट को देखोगे कि इस ऑप्शन के साथ ये स्टेटमेंट ये ट्रू है या फॉल्स है, राइट। तो इस तरह से आप चॉइसेस को एलिमिनेट कर लोगे। मे बी अगर आपने 4 ऑप्शन है ABCD, आपने
ए और डी दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया, बी और सी में से पिक करना है, आपने अपने क्वेश्चंस के सही होने के जो चांसेस हैं वो आपने 50% इंक्रीज कर लिया। ठीक है, अगर आप जितने ज्यादा चॉइसेस एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है, जितने चॉइस, जैसे देखो ना एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, आप तुक्का लगाओगे आपके क्वेश्चन की ठीक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25%। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन को भी अंदर से खत्म कर दो तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, अब 33% हो जाएगी अगर 3 ऑप्शन में से आपने चूज करना है। अगर आपने 2 ऑप्शन में से चूज करना है, अब आपके क्वेश्चन की सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% हो जाएगी, एंड सो ऑन, राइट। सो आप चॉइसेस को एलिमिनेट करके अब इसके जरिए भी आंसर तक पहुंच सकते हो। अब भी अगर आपसे सवाल अटेम्प्ट नहीं हो रहा, अब भी अगर आपसे पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ, अब क्या करना है आप लोगों ने? अब मुझे आप बताओ कि क्या आप सवाल को अनअटेम्प्टेड छोड़ोगे या आप गैस लगाओगे? ये मैं पूछना चाहता हूं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, ये मुझे आप मुझे ये व्हाट्सएप नंबर जो नीचे बॉटम में गिवन है, अगर हो सके आप मुझे इसका जवाब बताओ, फिर मैं आपको इसका बताऊंगा कि सही तरीका क्या है इसका। कि अगर प्लान ए भी फेल, बी भी फेल, सी भी फेल, अब प्लान डी पे आप आ गए हो, तो क्या आप एजुकेटेड गैस लगाओगे या आप जो है वो इस क्वेश्चन को आंसर छोड़ दोगे? तो इस बच्चे ने कहा जी, उमर बोल रहा है, उमर कह रहा है कि जी हम गैस करेंगे। कोर्स वेरी गुड, ठीक है। तो ये भी बच्चे ने कहा कि एक बच्चे ने लिखा है कि जी अनअटेम्प्टेड छोड़ देंगे। अनअटेम्प्टेड छोड़ना मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपके दिमाग में है ना कि नेगेटिव मार्किंग है, यस, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना ये एक, अभी आपका बच्चे नाम क्या है जो नेगेटिव मार्किंग का जिक्र कर रही है बच्ची? आप मुझे अपना नाम भी बताओ, मैं आपको जरा ज्यादा क्लियरली इसको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। जी हमना, आप कहां से बात कर रही हो हमना? ये कह रही है कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से अनअटेम्प्टेड छोड़ देंगे। हमना कह रही है कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से अनअटेम्प्टेड छोड़ देंगे। ओके, नाउ लेट्स प्ले द स्टैट्स हियर। मैं आपका ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर करूंगा। जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास 4 एमसीक्यूज हैं और चारों एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि वेरी वेरी डिफिकल्ट है, जो वेरी वेरी डिफिकल्ट है। वेरी डिफिकल्ट से मुराद क्या है कि चारों क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस आपके कंफ्यूज है, आपको कोई पता नहीं इनमें कौन सा चूज करना है, वेरी डिफिकल्ट है। तो एक क्वेश्चन के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है? 25%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रोबेबिलिटी के जरिए देखो तो 4 में से आपके जो 3 सवाल हैं ये गलत होंगे, यानी कि आप सिंपली आप रैंडमली चारों को सी लगा दो, से जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन में कह रहा हूं, लगाना नहीं है, जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन में कह रहा हूं, आप चारों को सी लगा दो। तो चांसेस ये है, प्रोबेबिलिटी ये है, आपके 3 सवाल गलत होंगे और एक सवाल जो आपका वो सही हो जाएगा। अब देखो, अगर चारों सवाल आप खाली छोड़ दें, अब चारों सवाल अगर आप खाली छोड़ दें तो आपके जो मार्क्स हैं वो टोटल में से 16 माइनस होने थे, ठीक है। अगर आपके 3 गलत हो गए, एक सही हो गया, एक जो सही हुआ इसके आपको नंबर मिले कितने? 4। तो 3 गलत हुए, माइनस कितने हुए? 3। तो नेट स्कोर आपका 1। देखिए फिर भी आपका 1 नंबर बढ़ गया, ठीक है। अगर आपने चारों का रैंडम तुक्का भी लगा दिया, चारों का सी भी लगा दिया, चांसेस क्या है आपका स्टिल आपके स्कोर में भले 1 नंबर ऐड हो, लेकिन ऐड हो। लेकिन अगर फर्ज करो कि आप मेरी बताई हुई टेक्निक्स अप्लाई करते हो, आप हर क्वेश्चन के अंदर से एक एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, आपके चांसेस ये हैं कि आपके 2 सवाल ठीक हो जाएंगे। सो 2 क्वेश्चंस भी ठीक हो सकते हैं, राइट। और अगर आप गैसिंग टेक्निक्स को भी साथ यूज करो, इवन 2 से 3 सवाल आप ठीक कर सकते हो जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते। तो अगर आपने 1 से 2 सवाल भी फर्ज करें आपने ठीक कर लिए, तो खाली छोड़ने से ये 1000 दर्जे बेहतर है, ठीक है। डू यू एग्री? सो आप लोगों ने नेगेटिव मार्किंग से डरना बिल्कुल भी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इतना ज्यादा डैमेज नहीं करती जितना सवालों को अनअटेम्प्टेड छोड़ना डैमेज करता है। अगर आपने 5 सवाल छोड़ दिया अनअटेम्प्टेड, तो देखिए अब आपकी जो मार्किंग होनी है वो 380 में से होनी, 380 में से आपने नंबर आने हैं वो आने। अगर आपने 5 क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, इससे 1000 दर्जे बेहतर है कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, सारे पेपर को अटेम्प्ट करो, ताकि पूरे 400 नंबरों में से आपकी मार्किंग हो, ठीक है। ओके, सो प्लान डी क्या है? गैसिंग, आप लोगों ने गैस करना है। गैसिंग टेक्निक्स के बारे में भी आपको मैं थोड़ी देर में सिखाता हूं कि अगर आपको गैसिंग करनी पड़ती है वो आप किस तरीके से करोगे। ऑलराइट, अब अप्रोच नंबर 3 हम ना, अब आप मुझे बताना भी कि क्या आप कन्विंस्ड हो कि हमें क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं छोड़ना चाहिए और हमें क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट। अगर आप कन्विंस्ड हो तो मुझे आप इसका जवाब दो, क्या? ओके, ये एक और बच्चे ने कहा मैं तुक्का लगाऊंगा। ऑफ कोर्स गेसिंग भी आप कर सकते हो, दैट्स फाइन। ओके, तो ज्यादातर बच्चे यही जवाब दे रहे हैं कि हम गेसिंग करेंगे। दिस इज गुड कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग ऑन दिस लाइंस। लेकिन
जो बच्चे कन्विंस नहीं थे, हमना शी इज आल्सो सेइंग यस आई एम कन्विंस्ड नाउ, ठीक है, प्रीटी फाइन। देखिए ना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चले, अब अप्रोच नंबर 3 क्या है? अप्रोच नंबर 3 ये है, टू रीड ऑल द 4 or 5 ऑप्शंस बिफोर पिकिंग राइट आंसर ऑन योर एग्जाम। देखिए, आपने हमेशा ये हैबिट बना लें कि आपने चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, तो आपने आंसर, उसका जो है आंसर को पिक करना। कभी भी आपने ये नहीं कहा स्टेटमेंट पढ़ी, आपको लगा यार ए या बी ठीक है, वहीं पे उसको पिक कर दिया। क्योंकि देखो, एग्जाम में जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं बैड ऑप्शंस, एक होते हैं ओके ऑप्शंस, एक होते हैं गुड ऑप्शंस, एक होते हैं बेस्ट ऑप्शंस। तो एग्जाम में आप लोगों ने जो पिक करना होता है, पिक कौन सा करना होता है? द बेस्ट वन, राइट। कमांड यही होती है, चूज द सिंगल बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। तो अब कई दफा होता ये है कि ए बी सी ये ओके या गुड आंसर्स होते हैं, लेकिन बेस्ट वन जो डी होता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि अगर आपको पता भी है कि या सी जवाब है या बी जवाब है, स्टिल आप डी तक पढ़ो और फिर आगे बी को पिक करो। सारे ऑप्शंस को लाजमी पढ़ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं कहता हूं फर्स्ट करो, जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन ये एग्जांपल है, समझाने की मदद से एग्जांपल है, ऐसा सवाल ऑफ कोर्स एंट्री में नहीं आएगा। ऑप्शंस है हमारे पास, मैटर, ए ऑप्शन है मैटर, बी ऑप्शन है एलिमेंट, सी ऑप्शन है एटम और डी ऑप्शन है न्यूक्लियस। और फर्स्ट करो, ये हमारे पास ऑप्शन आ गए, ए बी सी एंड, ये 4 ऑप्शन आ गए। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन, क्या मैटर गलत है? मैटर भी सही है, एलिमेंट भी सही है, एटम भी सही है, सबके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है। लेकिन न्यूक्लियस हमें कॉन्सेप्ट हमारा बताता है ये न्यूक्लियस के अंदर है। मैटर है तो वो आगे उसके अंदर एलिमेंट्स, उसके अंदर आगे एटम्स है तो एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। देखिए, अब ये वाले जो ओके जवाब है, ये वाले ओके जवाब हैं, ये बुरे, ये गलत जवाब नहीं है, लेकिन दिस वन इज बेस्ट। एग्जाम में आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू चूज द सिंगल बेस्ट आंसर, राइट। आपने बेस्ट आंसर को चूज करना। बेस्ट का आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सारे ऑप्शन में से थ्रू हो। So make it a habit to read all the 4 responses or 5 responses whenever you are attempting any multiple choice question in any exam which you will face onwards, right? So सारे ऑप्शंस को लाजमी पढ़ना। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट एक और है, पिक द आंसर इन द राइट स्पॉट। अब ये भी बड़ा अहम है कि बच्चे कई दफा क्या करते हैं, बी जवाब है लेकिन गलती से कंप्यूटर के अंदर सी चूज कर देते हैं। दिमाग में बी है लेकिन क्लिक सी पे करके आगे चले जाते हैं। उनको बाद में उनको एहसास भी नहीं होता हमने सी क्लिक कर दिया। तो आप लोगों ने पक्की तसल्ली करनी है कि जो आपके दिमाग में है आप वही वहां पे चूज कर रहे हो। आप उसी बटन पे क्लिक करके आपने सेव किया है, कि दूसरे पे नहीं क्लिक किया आपने। ये गलती बच्चे करते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, मैं तो इतना ज़हीन हूँ, इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये गलती नहीं कर सकता, राइट। सो रिमेंबर, इस तरह के जो सिली मिस्टेक्स हैं हर साल आप जैसे सैकड़ों बच्चे करते हैं, राइट। सो यू हैव टू लर्न टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, आप स्मार्ट हैं, दिस इज गुड, लेकिन स्मार्ट लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, स्मार्ट लोगों से भी, ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक दफा एग बॉईल करना था, तो उसने वॉच को उसमें रख के पेन में, तो एग को हाथ में पकड़ के वो टाइम नोट कर रहा था, राइट। इसी तरीके से एक दफा वो मॉर्निंग में वॉक के लिए गया, वापस आया तो उसका ब्रेकफास्ट नहीं था वहां पे। वो उसका फ्रेंड एक आया हुआ था, उसने शरारत से खा लिया, तो अपने फ्रेंड को कहता मुझे पता नहीं, याद ही नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट पहले में करके गया था, राइट। सो जो सिली थिंग्स है किसी भी से भी हो सकती है। सो आप लोगों ने इस हवाले से थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल रखना है। फिर अप्रोच नंबर 5 वो ये है कि चेंज द आंसर इफ यू हैव अ रीजन फॉर डूइंग दिस। बहुत सारे बच्चे सवाल मेरे से पूछते हैं, सर आप हमें ये बता दें हम आंसर चेंज करें कि ना करें, क्या हमने जो पहला जवाब लगाया होता वो सही है या हम चेंज कर दें। तो रिसर्च ये बताती है कि अमूमन आम तौर पे जो पहला जवाब आपके दिमाग में आता है वो ठीक होता है, आम तौर पर, ठीक है। सो आप उसी को पिक करें, आपने पिक कर दिया, आम तौर पे फर्स्ट हाँ चीज जो ये करेक्ट है। लेकिन अच्छा, अगर आपने पहली दफा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सेकंड टाइम आप आंसर चेंज करने का सोच रहे हो, आप बिला वजह आंसर को चेंज ना करो। आपको हाँ, अगर आपको लगे ना यार जो मैंने पहली दफा सोचा था उसके अंदर तो मैंने ये कीवर्ड ही नहीं पढ़ा था, मैंने तो ये फॉर्मूला ही गलत लगा दिया था, आपको ये पता लग जाए ना कि मैंने गलत क्यों किया है, फिर आप आंसर चेंज करो, नहीं तो ना करो। दोबारा फिर मैं रिपीट करूंगा, व्हेन इट कम्स टू चेंजिंग द आंसर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ना टाइम मैनेजमेंट में, कि एंड पे जाके आप मुश्किल सवालों को दोबारा रिव्यू कर लो कि यार इन सवालों के अंदर कोई मैंने आंसर चेंज तो नहीं करना।
आंसर चेंज करना है या नहीं करना, ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि आप ओवरऑल आप उसमें अपनी गलती दोबारा ढूंढ सकते हो कि नहीं ढूंढ सकते। सो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपको अगर लगता है यार इस वजह से मेरा ये सवाल गलत हो गया है, अब इसलिए मुझे अब सही समझ आई सवाल किया, मैं दोबारा इसको आंसर चेंज करता हूँ, दिस इज गुड अप्रोच। लेकिन अगर आप बिला वजह कहते नहीं यार बी नहीं लग रहा चलो सी लगा देते, ठीक है, सो दिस इज वेरी बैड अप्रोच। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। फर्स्ट हंच या ये यूजुअली करेक्ट होती है लेकिन ऑलवेज करेक्ट नहीं होती, यूजुअली करेक्ट होती है, ठीक है। सो आप चेंज तब करो आंसर को जब आपके पास चेंज करने की सॉलिड रीजन है। नेक्स्ट अप्रोच क्या है, मेक श्योर दैट यू आर आंसरिंग क्वेश्चन आस्क्ड नॉट द वन यू एक्सपेक्टेड। अब एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि एग्जामिनर जो है वो अपने दिमाग से सवाल पूछ रहा होता है। आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे सवाल अटेम्प्ट किए हुए होते हैं, आप लोग पहले से एंटिसिपेट कर रहे होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है कि पूछा जाएगा और एक वो क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर ने एक्चुअली पूछा है, उन दोनों में कई दफा गैप होता है, ठीक है। तो आपने ख्याल ये करना है, तो अब बड़ी दफा क्या करते हो, बड़ी दफा बच्चे ये भी करते हैं कि एग्जामिनर वो क्वेश्चन पढ़ के उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ वर्ड एक दो ऐड करके हाँ अगर ये भी साथ होता तो ये जवाब बनना था, तो फिर वो जवाब उसके मुताबिक चूज कर देते हैं। याद रखना आपने एग्जामिनर के मुताबिक जो है वो जवाब चूज करना है, आपने एग्जामिनर के मुताबिक जवाब चूज करना है, जो एग्जाम में जो वर्ड्स गिवन है उनकी बेस पे। अपनी तरफ से सवाल में आपने ना कुछ ऐड करना है ना माइनस करना है, और ना ही आपने पहले से ही एग्जामिनर क्वेश्चन को पढ़े बगैर पहले से सोच लेना है इसका यार ये सवाल ये होगा तो इसका जवाब ये होगा। पूरे सवाल को पढ़े, समझे, ये समझे कि एग्जामिनर ने क्या पूछा, फिर उसका जवाब दे। क्या ये गलती भी बच्चे करते हैं कि बच्चे अपने दिमाग की बायस के साथ क्वेश्चंस को आंसर कर देते हैं। सीन है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मेडिसिन। लॉ एंड मेडिसिन में फर्क है। क्या फर्क है, देखिए वकील जज के सामने जो बोलेगा वो ज्यादा मायने रखता है उसकी निस्बत जो उसके दिमाग में है। जो वो बोलेगा जज ने उसी से मीनिंग लेके उसने उसका फैसला सुनाना है। बट व्हेन इट कम्स टू मेडिसिन, तो डॉक्टर जो है वो कह रहा है कि मैं आपको ये करने लगा हूं, वो गलत टीके का नाम ले रहा है लेकिन उसके दिमाग में सही इंजेक्शन है, वो लगाता मरीज को सही इंजेक्शन है तो मरीज ठीक हो जाएगा। तो फॉर लॉ व्हाट यू से इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू मीन, एंड फॉर मेडिसिन व्हाट यू मीन इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट डू यू से, ठीक है। तो यहां पे भी what does the examiner mean is more important than what meanings you draw from that। या आप खुद अपनी तरफ से क्या मैंने निकालते हो उसकी निस्बत ये चीज ज्यादा अहम है कि एग्जामिनर जो वो क्या कहना चाह रहा है, राइट। तो आपने ये नहीं कोशिश करी कि एग्जामिनर आपके दिमाग में आगे फिट हो, यू हैव टू लर्न टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द एग्जामिनर। आपने खुद एग्जामिनर के टर्म्स में सोचना सीखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच नंबर 7 क्या है, इन्फॉर्म द अथॉरिटीज इमीडिएटली इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन लीडिंग टू नो चॉइस। अब सवाल है, स्टेटमेंट है जी और नीचे ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है नहीं, सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, राइट। या कोई भी अगर मसला आता है, किसी भी किस्म का कोई मसला है जिससे आपको लगता है कि यार इससे जो है मेरा जो सवाल है वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, आप हैंड रेज करो, वहां पे जो भी इन्विजिलेटर उसको बताओ भाई ये मेरा मसला, मैंने क्या करना है। तो उनकी ड्यूटी होती है अगर कोई ऐसा मसला आए, कोई अनहोना मसला आ जाए, अक्सर नहीं आता लेकिन वंस इन अ ब्लू मून आ भी जाता है, कभी कभार आ भी जाता है, राइट। सो दिस इज लाइफ। तो उसके अंदर अगर आपको मसला आ भी जाए, आप हैंड रेस करो, आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये भी वेट नहीं करना कोई और ये मसला उठाएगा, हैंड रेस करके बता दो भाई ये मसला है तो आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो आपको फिर खुद वो हेड ऑफिस से रब्ता करेगा, कहेगा जी ये क्वेश्चन का ये मसला आ गया, ये क्वेश्चन आईडी व्हाटएवर, तो फिर वो आपको अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डे आपने उसको अटेम्प्ट कर देना। जिस दिन जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दे वो खुद आपको बता दे बेटा इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, या इसका ये सवाल सही है आप इसको अटेम्प्ट कर दो, व्हाटएवर जो भी आपको बताता है, राइट। तो खामोश ना बैठो ऐसे मौके के ऊपर। 8वीं अप्रोच क्या है कि डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। इसके ऊपर पहले मैंने काफी सारी डिटेल डिस्कशन कर ली हुई है, आई होप कि अब मुझे इसके ऊपर मजीद बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने किसी भी क्वेश्चन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ना। अब लास्ट पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टिप्स फॉर मेकिंग एन एजुकेटेड गेस। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस है ना अभी भी पेपर को अटेम्प्ट करने के हवाले से, तो आप लोग वो उन क्वेश्चंस को डॉक्यूमेंट कर लें या मुझे व्हाट्सएप पे टाइप कर दें। मैं जैसे ही इस सेशन को एंड करूंगा मैं उन क्वेश्चंस के आंसर भी कर दूंगा। लेकिन अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि आपका प्लान ए फेल हो गया, प्लान बी भी फेल हो गया, प्लान सी भी फेल हो गया, नाउ यू आर मूविंग ऑन टू द प्लान डी, एंड प्लान डी इज मेकिंग एन एजुकेटेड गेस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रैंडम गेस एंड एजुकेटेड गेस। रैंडम गेस क्या है कि आप कोई पोएम पढ़ते हो और एंड वाला वर्ड जिसके ऊपर आ गया वो पिक कर देते हो, राइट।
तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, चलो यार यहाँ पे आ गए, चलो ये चूज कर देते हैं, राइट। लेकिन एजुकेटेड गेस क्या है कि आप अपने लॉजिक को यूज करते हो, आप क्वेश्चन राइटिंग टेक्निक्स को यूज करते हो, आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को यूज करते हो, आप अपनी प्रोबेबिलिटीज को यूज करते हो, आप चॉइसेस एलिमिनेशन को यूज करते हो, और आप अपने क्वेश्चन के सही करने के जो ऑड्स है उनको बढ़ाते हो, इन सारी चीजों को यूज करके उस वक्त जब आपको सवाल का जवाब नहीं आता, ठीक है। तो इसमें जो पहली बड़ी टिप मैं आपको दे रहा हूं गेसिंग के हवाले से, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सारे सवालों को गेसिंग के जरिए आंसर तक पहुंचना है। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ नोइंग द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको सही जवाब पता है, जिस भी तरीके से पता है, बस आपने वो पिक करना है, ठीक है। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ नोइंग द राइट आंसर। ये मैं तब बात कर रहा हूं जब आपको सही जवाब नहीं पता, आप टोटली ब्लॉक हो गए हो, और बजाय कि आप सवालों को अनअटेम्प्टेड छोड़ो, आप इन टेक्निक्स को अप्लाई करके जवाब तक पहुंचो। तो if two responses appear to be equally correct, okay, two responses appear to be equally correct, eliminate the response which appears to be least related to the question being asked. कई दफा दो ऑप्शन जो ना दोनों ऑप्शन सही लग रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक ऑप्शन की जो रेलेवेंस है ये स्टेटमेंट के साथ ज्यादा होती है, तो आप जो मोर रेलेवेंट वन है उसको पिक कर दो। ये पहली टिप है, ठीक है। दूसरी टिप क्या है, चूज द मोस्ट जनरल आंसर व्हेन अदर चॉइसेस आर स्पेसिफिक एंड वाइस वर्सा। देखो, अगर स्टेटमेंट अगर जो है ना तीन ऑप्शन यहाँ बिल्कुल जनरल है, तीन ऑप्शन जनरल है, एक बड़ा स्पेसिफिक नैरो ऑप्शन है, या तीन ऑप्शन बड़े स्पेसिफिक है, एक थोड़ा जनरलाइज करके दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो जो ऑड वन है आपने उसको पिक करना है इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। जैसे ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखो, जैसे ऑलवेज, एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर ऑलवेज है, एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर नेवर है, एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर यूजुअली है। अब इसमें देखो जो एब्सोल्यूट वाले हैं उनको आप छोड़ दोगे, और दूसरा वाला आप जो ना रिलेटिवली जो जनरल जो डिफरेंट ऑप्शन है, ऑड वन है, अब उसको चूज करोगे। अच्छा, उसके बाद फिर अगर तीन ऑप्शन शॉर्ट है और एक लॉन्ग है, आपने लॉन्ग वन को चूज करना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर्स का एक बहुत बड़ा मसला होता है, मसला ये होता है कि they have to give you something in the question so as to enable you to answer the question। और कोई भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि मुझे कल को ये सुनने को मिले कि जी ये सवाल इनकम्प्लीट था, तो इस वजह से जो है वो लाइक हमें स्कोर दिए जाए, सारे बच्चों को मार्क्स दिए जाए, ये सवाल ही गलत था। तो एग्जामिनर क्या करता है, वो अपने आंसर को एलेबरेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे पहली नहीं बुझवानी, एग्जामिनर ने आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी है जिसकी बेस पे अपने आंसर तक पहुंचना है। तो ऐसा करने में कई दफा एग्जामिनर्स क्या करते हैं, जो बहुत ज्यादा स्मार्ट एग्जामिनर्स नहीं होते, वो जो सही जवाब है उसको थोड़ा सा ज्यादा एलेबोरेट कर देते। अगर बाकी ऑप्शंस के दो वर्ड्स हैं, उसके वो तीन वर्ड्स बना देते। तो जो रिलेटिवली लॉन्गर आंसर्स होते हैं, वो उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि यही वाले क्वालिफाइंग आंसर्स हों, राइट। इसके साथ आप देखें कि चूज आंसर विद अ मिड वैल्यू या मिडिल वैल्यू व्हेन अदर्स आर हायर और लोअर। अब देखें ना, फर्स्ट करें कि एक सवाल है जिसका जवाब है जिसका जवाब है 50, मुझे पता है क्वेश्चन है जिसका आंसर है 50। अब मैं ऑप्शंस क्या डालूंगा, मैं ऑप्शंस डालूंगा 25, 50, 75 एंड 100, ठीक है। अब देखिए कि एग्जामिनर्स की हैबिट होती है ना, अगर 50 जवाब है, एक आध इससे नीचे डाल दो, एक आध इसके ऊपर डाल दो, राइट। तो इस तरीके से जो है एग्जामिनर्स क्वेश्चन राइट करते हैं। यहाँ पे भी सेम आइडिया है कि आप लोगों को अगर गैसिंग करनी है, नंबर्स में से गैस करना है, आप मिडिल वैल्यू में से गैस करो। उसके बाद फिर अगर दो जवाब है बिल्कुल एक जैसे, दोनों का मतलब बिल्कुल हूबहू एक है, राइट, इसका मतलब यह है कि दोनों जवाब नहीं है, दोनों अगर सिमिलर हैं, क्योंकि अगर एक ही समझ लेंगे एक ही सिमिलर आंसर्स हैं, इसका मतलब ये दोनों ने एक दूसरे को रूल आउट कर दिया, दोनों ही नहीं हो सकते, उन दोनों को एलिमिनेट करके बाकी में से गैस मार दो। अगर फर्स्ट करो कि दो ऑपोजिट जवाब हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद टेम्परेचर और डिक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है। अब ये दो डिफरेंट ऑप्शन ऑपोजिट डायरेक्शंस में ये जवाब है, तो ऑफ कोर्स अब आप इसके लिए इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में से ही कोई जवाब है, ठीक है। तो जब सिमिलर होंगे दोनों एक दूसरे को रूल आउट कर देंगे, जब ऑपोजिट होंगे तो दोनों एक दूसरे की तसल्ली दे देंगे, यार इन दोनों में से ही कोई जवाब है, ठीक है। फिर आप उन दोनों में से सोच के आप सही आंसर तक पहुंचो। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट क्या है, टिप नंबर 6 क्या है हमारे पास, यहाँ पे है जी टिप नंबर 6, चूज द आंसर दैट एग्रीज ग्रामेटिकली। जैसे अब देखा ना कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट के एंड में अगर ए या एन आ रहा है, राइट, या सिंगुलर प्लूरल आ रहा है, उसके मुताबिक स्टेटमेंट और ऑप्शन जो है ना आपस में अगर ग्रामेटिकल कंसिस्टेंट होंगे ना, तो उनके सही होने की चांसेस ज्यादा है। फॉर एग्जांपल देखा ना कि अगर स्टेटमेंट के एंड पे ए आ रहा है, राइट, और ऑप्शन जो है इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉन वावल से स्टार्ट होना, उससे स्टार्ट होना चाहिए, नॉन वावल से स्टार्ट होना चाहिए। अगर
ठीक ए या एन अगर आ रहा है, ठीक है, या इस तरह से अगर स्टेटमेंट सिंगुलर आंसर की तरफ लेके जा रही है, ऑप्शंस के अंदर आपने सिंगुलर ऑप्शन को ढूंढ एंड सो ऑन। तो ग्रामेटिकल कंसिस्टेंसी जो है ये भी कई दफा हेल्प कर देती है फॉर चूजिंग द राइट आंसर। टिप नंबर 7 क्या है? चूज द आंसर मोस्ट सिनोनिमस विद द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट। जब आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, उसके अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं, कुछ एक दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मेन वर्ड्स होते हैं, तो उनके साथ जो बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शंस हैं, आप कोशिश करो आप उनको चूज करो। टिप नंबर 8 क्या है? अगर फर्स्ट करो 4 ऑप्शन है, उन चारों में से आपको 3 ऑप्शन का पता है यार ये मैंने सुने हुए, और एक ऑप्शन ऐसा है जो आपने कभी भी नहीं सुना हो। बच्चे गलती ये करते हैं कि बच्चे कहते हैं यार मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो इसका मतलब है कि जो मैंने नहीं आता वही वाला जवाब है। वो जो अननोन ऑप्शन है उसको चूज कर देते हैं। याद रखना, एग्जाम में जो जवाब होगा, सही जवाब, वो कभी ना कभी आपके दिमाग से गुजरा होगा, ठीक है, आपके लिए नया वर्ड नहीं होगा। सो अगर आप फेमिलियर और अननोन ऑप्शन में से आपने चूज करना है, आप फेमिलियर वन को चूज करोगे। टिप नंबर 9 क्या है? चूज द ऑप्शन विच साउंड्स मोस्ट लॉजिकल टू यू। अब मंतक लगा लो अपना, मंतक के लिहाज से आपको लगता है यार ये वाला बेहतर लग रहा है, ये वाला इस तरह से रूल आउट हो रहा है, तो लॉजिकली जो आपको बेहतर लगता है उसको चूज कर दो। और उसके बाद फिर अवॉइड आंसर्स विद एब्सोल्यूट्स इन देम। और जैसे मैं आपको देखिए, आपको एक क्वेश्चन में पूछता हूं, क्वेश्चन है कि which of the following statement is correct regarding vectors। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट क्या है? वेक्टर्स कैन नेवर बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन्स। बी ऑप्शन इज वेक्टर्स कैन ऑलवेज बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन्स। सी ऑप्शन इज वेक्टर्स कैन यूजुअली बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन्स। डी ऑप्शन इज वेक्टर्स कैन समटाइम्स बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन्स। देखिए, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, समटाइम्स। अब देखो 4 वर्ड्स यूज हुए, इसमें देखो कि जो एब्सोल्यूट वर्ड्स हैं ऑलवेज और नेवर। मैं एज क्वेश्चन राइटर ये जानता हूं कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स लिखना बड़ा हार्ड होता है। हम कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, हमेशा कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसके अंदर भी जब भी कभी एब्सोल्यूट ऑप्शंस आए जिनके अंदर ऑलवेज, नेवर, नन वगैरह के वर्ड्स यूज हो, अगर आपने गेसिंग करनी है आप उनको छोड़ दो, और जैसे यूजुअली और समटाइम्स, इसमें से वैसे आंसर जो वो समटाइम्स है, तो यूजुअली और समटाइम्स इसमें से आपको आंसर चूज करो, राइट। सो ये है एजुकेटेड गेसिंग की टेक्निक्स मैंने आपको बता दी। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हैव फेथ इन गॉड एंड ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज। अल्लाह की जात पे भरोसा रखें और अपनी सलाहियतों के ऊपर आपको एतमाद होना चाहिए कि आप कर सकते हो। यहाँ पे एक ये नोशन भी आपके सामने है, फेथ इज नॉट बिलीविंग दैट गॉड कैन। अल्लाह कर सकता है, ये फेथ नहीं है, ठीक है। इट इज नोइंग दैट गॉड विल, ये यकीन कि यार अल्लाह कर देगा, कर सकता है बिलीव, ये फेथ नहीं है, कर देगा ये शरा कह लेंगे ये फेथ है। सो अल्लाह आपका दाखिला कर सकता है यूनिटी में, ये फेथ नहीं है। अल्लाह ताला आपको दाखिल कर देगा, ये फेथ है, ठीक है। सो हैव फेथ इन गॉड। अपनी तरफ से अगर आपने बेहतरीन मेहनत की है, अब आप बिल्कुल भरोसा रखें कि आपको आपकी मेहनत का जो फ्रूट है वो मिलना ही मिलना। अब अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं या आज के लेक्चर के हवाले से कुछ फीडबैक है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, आप जरूर मुझे व्हाट्सएप नंबर ही नीचे बॉटम में गिवन है, आप मुझे दे सकते हो, ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको जो है वो आंसर कर देता हूं। सो इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर 2 ऑप्शंस में कंफर्म ना हो तो छोड़ देंगे या फिर कोई एक लगा देंगे। मैंने जैसे ऑलरेडी बताया, अगर चारों में भी कंफर्म ना हो फिर भी कोई एक लगाना है। अगर 2 में से कोई एक आपको कंफर्म नहीं है, लाइक 2 में कंफ्यूजन है, फिर तो 100% उसको अटेम्प्ट करें, सोचे भी ना कि मैंने इसको छोड़ना है, राइट। एक बच्चे ने कहा सर इस लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, इसको मैंने रिकॉर्ड आई थिंक किया हुआ है, तो मैं इसको कोशिश करता हूँ इसको अपलोड कर देता हूँ एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, एक और बच्चे ने कहा कि क्या हम दोबारा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं, अब दोबारा आप लोग मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अलबत्ता ये जो यूजर इंटरफेस है ये अवेलेबल है वेबसाइट पे, ये आप ले सकते हो, वीयू की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, मेरे पास भी ये है, तो ये आप जरूर ले सकते हो, लेकिन मॉक टेस्ट आप दोबारा नहीं दे सकते। अब इसी की मदद से अपने दिमाग में जो चीजें बिठानी है बिठा लो, राइट। इसके जरिए काफी सारा अच्छा आइडिया हो रहा है वैसे कि कैसे एग्जाम है उसको लेके चलना है आप लोगों को, राइट। ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द टिप नंबर 1। ये टिप नंबर 1 बेटा आपने किस के हवाले से पूछा है? गेसिंग के हवाले से टिप नंबर 1 पूछी है या किस हवाले से पूछी है? मैं कल गैसिंग की टिप नंबर 1 पे चला जाता हूँ,
जैसे कि टिप नंबर 1 ये है, अगर दो ऑप्शंस है ना, अगर आपको दोनों बराबर सही लग रहे हैं, ठीक है, दोनों लग रहा है अपनी, देखा ना स्टेट, दो ऑप्शंस हैं वो सेम तो नहीं है लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे लग सही रहे हैं, वो अपनी अपनी जगह पे लग सही रहे हैं, ठीक है, दो ऑप्शंस लग सही रहे हैं अपनी अपनी जगह पे लेकिन वो सेम ऑप्शन नहीं है, तो उनमें से एक ऐसा होगा लाजमी तौर पे जो कि स्टेटमेंट के साथ लेस रिलेटेड हो, यानी कि वो अपनी जगह पे वो बात ठीक होगी लेकिन स्टेटमेंट के साथ रेलेवेंस में वो बात गलत हो, ठीक है, तो इस सेंस में ये टिप मैंने दी थी। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ऑलराइट, कोई और क्वेश्चन अगर है किसी बच्चे का वो भी मेरे से पूछ सकता है। कुछ और बातें मैं आपसे करना चाहूंगा, अभी आपका थोड़ा सा टाइम रह गया है, बहुत कम टाइम रह गया है, तो आप लोगों ने ये करना है कि एक तो पास क्वेश्चन अपने लाजमी तौर पे करो। 2005 से लेके 2019 तक के जो पास क्वेश्चंस हैं ये हमारे सिस्टम में भी अवेलेबल हैं, अदरवाइज और भी डिफरेंट सोर्सेज में अवेलेबल हैं। आप सारे के सारे जो पास क्वेश्चंस हैं इनको जरूर अटेम्प्ट कर लो। नंबर 2 पे जो पूरे फिजिक्स के और मैथ्स के खासतौर पे फॉर्मूलाज हैं उनको जरूर अटेम्प्ट कर लो। इस वक्त केमिस्ट्री और इंग्लिश पे बहुत ज्यादा टाइम ना लगाओ, टाइम लगाना तो फिजिक्स और मैथ पे ज्यादा टाइम लगाओ, और वो भी अहम तरीन जो टॉपिक्स है बिल्कुल गिने चुने टॉपिक्स की लिस्ट बना लो। इस वक्त आप सिर्फ फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री इवन इनकी सिर्फ गिने चुने टॉपिक्स की लिस्ट बना लो कि भाई ये टॉपिक्स हैं जो मैं आने वाले दिनों में तैयार कर, जो अहम तरीन भी हैं, जो ट्रिकी भी हैं, जो आपको नहीं भी आते, बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट कर, ठीक है, तो उनकी लिस्ट बना लो और आने वाले दिनों में उनको आप सिर्फ देखो। सो पास्ट क्वेश्चन इज द की है नंबर 1। अब इस स्टेज पे आज के दिन में आपको क्या क्या चीजें हेल्प करेंगी, पास्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। नंबर 2 पे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक्स, मे बी आप हर सब्जेक्ट के 20-25 टॉपिक निकाल लो, शॉर्ट लिस्ट कर लो, ये वाला मैंने तैयार करना है। शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक्स की तैयारी आपको हेल्प करेगी। नंबर 3 पे जो ये मैंने टिप्स आपको दी हैं, इन टिप्स को दिमाग में बिठाना, ये लेक्चर मेरा पहले दोबारा सुन लेना, ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी। नंबर 4 पे अब ये कह लो कि जो आपका है फुल लेंथ पेपर्स की जो प्रैक्टिस है, फुल लेंथ प्रैक्टिस एग्जाम्स जो है जो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, तो वो अगर आप अभी लेना भी चाहो तो अब आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट में वो मिल भी सकते हैं। तो फुल लेंथ प्रैक्टिस एग्जाम्स जो है इनको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, तो ये भी आपको हेल्प करेगी ये चीज भी, राइट। सो एफएलबीस की प्रैक्टिस जरूर करो, 4-5 एफएलबीस जरूर दो। कह रहे हैं कि लेक्चर चाहिए, कहाँ से मिलेगा, तो ये मैं विमियो में मैं अपलोड करता होगा और उसके बाद फिर मैं लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर एडिट हो वहां पे आपको मिल जाएगा, अगर गॉड फॉरबिड नहीं भी एडिट तो स्टिल जो है वो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको उसका लिंक दे दूँ। एक और बच्चे ने पूछा कि मैकेनिकल अच्छी है, सिविल अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज किसमें ज्यादा है, तो इसमें से देखें कि इसमें से जो सिविल है ये मोर एम्प्लॉयबल है और मैकेनिकल की सैलरी रिलेटिवली हायर होती है। ज्यादा इजी जो जॉब्स हैं आगे बढ़ते हुए सिविल की ज्यादा है, ये मैकेनिकल की भी जॉब्स ठीक है। मैं कहूंगा फॉर यू आई वुड से इन दोनों में से जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें जाओ। मैकेनिकल और सिविल दोनों इक्वली गुड है, आपका जिसमें इंटरेस्ट है आपके लिए गुड वो है या बेटर वो है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, दोनों अच्छी हैं अदरवाइज, ठीक है। अगर आप बेटा ग्रुप में एडिट नहीं हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, अभी इंशाल्लाह इसको रेंडर होने में वीडियो के और उसके बाद अपलोड होने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, तो उसके बाद फिर आप लोग जो इसको कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें, एक स्टूडेंट ने ये कहा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से आप देखो कि इसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए ना जो सबसे बड़ी टिप ऑफ है ना वो ये है कि जैसे अगर मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल से ये मैं चला जाता हूँ से ये ई कैट में चला जाता हूँ, यहाँ पे आपको ये बताने लगा हूँ किस तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे आप चूज कर सकते कौन से टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो लेट मी लॉग इनटू द ईकैट स्टूडेंट अकाउंट, ये ईकैट के स्टूडेंट अकाउंट में मैं चला गया हूँ। अब यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे ईकैट के स्टूडेंट अकाउंट के अंदर अब आप ये देखो कि जैसे क्वेश्चन बैंक पे आप जाते हो, यहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट में जाते हो, इसके अंदर से अगर आप जाते हो से फिजिक्स के अंदर जाते हो, फिजिक्स के अंदर पास क्वेश्चन पे क्लिक करते हो, देखो यहाँ पे आपको स्ट्रेट नजर आ रहा है कि किन चैप्टर्स में फोकस है। देखो जरा गौर करना, फिजिक्स में किन चैप्टर्स में फोकस है, मोशन एंड फोर्स में से 30 एमसीक्यूज आ चुके हैं, बहुत ज्यादा फोकस है। उसके बाद में देखो
कि सर्कुलर मोशन पे फोकस है। फिर और देखो वर्क एंड एनर्जी पे फोकस है। अल्टरनेटिंग करंट में से देखो 22 एमसीक्यूज आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो जिनमें से 15 से ज्यादा क्वेश्चन है। फिर देखो कुछ ऐसे भी हैं जिनमें से 10 से 15 के रेंज में क्वेश्चन हैं। फिर कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिनमें से जो क्वेश्चन है वो मतलब इवन 10 से भी कम है। यहाँ से देखो आपको पता चला है कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है वो देखो ये भी यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हो आप। और देखो यहाँ से अगर हम मोशन एंड फोर्स के अंदर गए थे, देखो इसके अंदर समझ आ रही है कि देखो कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है एग्जाम, ठीक है। अब इन दोनों को आपको बहुत अच्छा तैयार करना है एंड सो ऑन, राइट। सो आप सिंपली अब ये कह लो कि जो टॉप ग्रेड का जो स्टूडेंट पैनल है इसमें पास्ट क्वेश्चंस को देखते हुए आप हर टॉपिक के बारे में डिसाइड कर सकते हैं इंपॉर्टेंट है लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज वेरी इजी और अभी है भी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल भी है। अगर आप लेना भी चाहो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, अब आप ले सकते हो। एग्जाम में 3 शीट्स अलाउड हैं। फॉर ऑफ वर्क शीट्स हमें प्रोवाइड की जाएंगी या फिर हम अपनी शीट्स लेकर जाएंगे। बच्चे इसमें आप लोग अपनी शीट्स नहीं ले जा सकते, वो अलाउ नहीं होगा। शीटें वही हैं और आपने उसी के अंदर काम पूरा करना है। आप लोगों का सबसे अच्छी अप्रोच ये है कि आप शीट को बिल्कुल टॉप बॉटम टॉप से यूज करना शुरू करो, बहुत छोटा छोटा लिखो और जो भी वर्क वर्क करो उसके साइड पे एक लाइन लगा दो, छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर उसको यूज करो। तो जो 3 पेजेस हैं ये मोर देन इनफ है फॉर द रफ वर्क दैट इज रिक्वायर्ड हियर, राइट। ये 3 पेजेस हैं, ये मोर देन इनफ है। तो उन्हीं के अंदर ही आपने सारा मैनेज करना है, आपको उन्होंने अलाउ या वो कोई नहीं करना। ऑल राइट, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट है जी ई कैट का फुल लेंथ पेपर्स का भी लिंक सेंड कर दें। अच्छा इसमें जो है ना ई कैट फुल लेंथ पेपर्स का लिंक ऐसे नहीं मिल सकता, इसके लिए तो आप जो है ना वो अलग से कांटेक्ट कर लेना, आपको हम इसकी सब्सक्रिप्शन देंगे पूरी की पूरी ना, तो फुल लेंथ पेपर्स की तो अलग से इसका सेपरेट कोई लिंक नहीं है, ठीक है। सेपरेट लिंक नहीं है, इसके लिए आपको हमसे प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और मुझे बताना भी सेशन के बाद, आपको मैं अरेंज करा दूंगा किस तरीके से। और अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज मुझे इजाजत दीजिए, आई वुड लाइक टू गो। हाँ तो ये बेटा इसके लिए ना हमारी जो वेबसाइट है topgrade.pk, आपने पूछा ना कि ई-कैट फुल पेपर्स तक कैसे जाना है, topgrade.pk की वेबसाइट पे जाके आप वहां पे साइन अप फॉर्म फिल करो ई-कैट का और उसके बाद जो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको इंशाल्लाह बता देना कि सर मैंने ये साइन अप कर लिया। अपनी डिटेल्स मुझे भेज दो, बस ये है कि आप मुझे अपनी डिटेल्स भेज दो, अपना नेम मोबाइल नंबर और सिटी और मेल आईडी, ये मुझे आप टाइप कर दो, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा अपनी सेल्स टीम को, वो खुद आपसे रब्ता कर लेंगे और इंशाल्लाह आपको ये एफएलपीज हैं ये दे देंगे विद सॉल्यूशंस। एक और बच्चा कह रहा है जी कि व्हाट्सएप नंबर में ऐड कर लें, चले मैं कोशिश करता हूँ आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करा देता हूँ ताकि आपको वहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह भी मिल जाए, तो अभी मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ अपने असिस्टेंट। ओके सो महानूर, ओके महानूर आपका मुझे समय लग गई है तो ठीक है, आप मुझे अपनी डिटेल सेंड कर दो, इंशाल्लाह मैं आपको मैनेज करवा देता हूँ। सिटी भी लिख देना अपना, सिटी कौन सा। ओके फाइन, ठीक है जी। अगर किसी बच्चे का और कोई क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ सकता है, otherwise that's all for today. I hope that you have enjoyed the process of learning with me about the instructions. Thank you very much. May Allah bless you all. Allah Hafiz. ओके एक स्टूडेंट फीडबैक दे रहा है सेशन बहुत अच्छा था, मजा आया। ओके जी थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बाकी एक और बात के विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, क्योंकि आपके साथ मेरा ये लास्ट इंटरेक्शन था बिफोर योर फाइनल एग्जाम एज फार एज ई-कैट इज कंसर्न। अगर आपने कोई और टेस्ट देने हैं बाद में, मे बी उसके लिए दोबारा भी आपसे कोई मीटिंग हो जाए ऑनलाइन। और एडवांस ईद मुबारक, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और टॉप ग्रेड की दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की के लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा, क्योंकि वी पीपल आई नो वी आर वर्किंग वेरी वेरी सिंसियरली। जैसे देखिए आज का सेशन है, लाइक मेरा जो सोल ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि बच्चों को एक्यूरेट गाइडेंस मैंने देनी, राइट। इसके लिए मैंने ठीक ठाक मैंने मेहनत की, मैंने इसके ऊपर गुड 6 to 8 आवर्स स्पेंड किए हैं पूरा का पूरा गेम प्लान तैयार करने में कि यार बच्चों को इस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट होगा एग्जाम के अंदर, राइट। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पैशन। इसमें किसी भी किस्म का हमारा कोई इंटरेस्ट इस सेशन के साथ जैसे नहीं जुड़ा हुआ था, right? Still, I knew this is important for the students. That's why I have delivered this session, right? So, anyways, that's all for today. Thank you very much. May Allah bless you all. Allah Hafiz.